गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं सुबह सुबह इस तरह एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे यासर ने एक वीडियो भेजी मेरे बेटे की, बलाज की, जो मैं आपसे भी शेयर करूँगी। मैं सुबह रास्ते में वो देखते हुए आ रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आया। उस वीडियो में वो क्या बोल रहा है ज़रा आप सुनिएगा, भी बताती हूँ। वैसे तो पहला वर्ड माँ बाप, बच्चे ये बोलते हैं, पानी नानी। ये मेरे बच्चे ने माँ के बाद जो वर्ड बोलना सीखा वो क्या है, देखिए ज़रा वीडियो में। फिर से फिर से फिर से फिर से माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर से करो बोलो, बोलो माशाल्लाह। नहीं जी सीखा, नो। बोलो नो, फिर से करो, बोलो माशाल्लाह। माशाल्लाह, बोलो नो, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। कार्टून। अच्छा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले किलो। बोलो नो नो, बोलो नो। पहले चिप्स खाओगे? जी, तो ये जो वीडियो है उसमें वो नहीं नहीं नो अलग अलग तरीके से बोल रहा है और आप ये हैरान होंगे कि क्यों बोल रहा है। आपका बच्चा भी यही बोलता होगा क्योंकि आप उसको हर बात पे कहते हैं नहीं 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 नहीं, टेबल से दूर हो गिर जाओगे, अरे 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 कोने में जाओ कर, इस चीज़ को हाथ मत लगाना। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसको जाने अनजाने में ना कहना सिखा देते हैं क्योंकि आप वही कह रहे होते हैं। आप उसकी सेफ्टी के लिए, आप उसको बचाने के लिए नहीं 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 हर वक्त जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये मत खाओ, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, उससे बात नहीं करो। हम एज पेरेंट उसे बचाने के लिए हर वक्त ना ना कहते रहते हैं। फिर और भी बड़ा हो जाता है, अच्छा इससे शादी नहीं करना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, उससे बात नहीं करना, उसकी कंपनी ख़राब है तुम्हारे लिए, उस जगह जॉब नहीं करना, वहाँ सेटल नहीं हो पाओगे, वो सब्जेक्ट नहीं लेना। ना 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 करते 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 बहुत सारी चीज़ों में हम ना की आदत डाल देते हैं। मगर ये हम सब क्यों कर रहे होते हैं? उसके फ़ायदे के लिए, और कभी कभार ईगो के लिए भी कर लेते हैं, जो कि गलत है। लेकिन अगर हम आज सिर्फ फ़ायदे की बात करें तो ये जो ना लफ्ज़ है ये बड़ा फ़ायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। मगर कभी कभार ये ना वर्ड बदतमीज़ी में शुमार होता है कि नहीं, हर बात पे ना कर देती है, बिगड़ गई है, बदज़बान हो गई है, फलाना देखो उस रिश्ते में भी खोट निकाल रही है, इस रिश्ते में भी खोट निकाल रही है। जब हमने अपने बच्चों को आदत डाली है उनके फ़ायदे देखकर ना करने की, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को भी समझ आ जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, हमें ना कहना पड़ेगा। वही अपनी गलतियाँ करेंगे और सीखेंगे कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो जो नहीं वर्ड है ना, वो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में हाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और पूरा शो हम आज नहीं को डेडिकेट कर रहे हैं। अब वो कैसे, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाली, आज मासूमाना छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन नो नहीं को लेकर। अब जैसे कि मौसम है भाई, बड़े बुज़ुर्गों से हमने सुना है सर्दी में ठंडा पानी मत पीना, गला बंद हो जाएगा। नहीं, ठंडा पानी नहीं पीना। फिर हम कहते हैं गर्मियों में लू लग जाएगी, ये पी के जाओ, या गर्मी से आए हो तो एकदम एसी में मत जाना, एकदम यख ठंडा पानी पीना मत पी लेना, वो गर्म ठंडा हो जाएगा तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर। उसकी भी लॉजिक है, सो वहाँ पे भी हमने नहीं बोला। तो ये कुछ गर्मियों की नहीं है जो हमने गैदर किए हैं आपके लिए, आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। यानी कि आज नई का ताल्लुक फिर फ़ायदा पहुंचाने से है। सो बहुत सारे ना अंडर वन रूफ, लेकिन इस गर्मी से आपको बचाने के लिए। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड ट्रिब्यूट टू नो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज जैसे मैंने कहा कि हम आपको फ़ायदेमंद नो कहना सिखा रहे हैं। और नो कहना क्या सिखा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को स्पेशली गर्मियों में
अपने साथ नहीं अटैच करना चाहिए या ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बेचारों को पता भी नहीं होता, मासूमियत में पता नहीं कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर वो सर पकड़ के रोते हैं कि हाय हमें तो फ़ायदा पहुँचा नहीं, हमारे साथ तो स्कैम हो गया। सो बेसिकली हम आपको स्कैम्स से नो कहना सिखा रहे हैं। आज हमारे साथ आज जो पैनल है आपको उकसाने के लिए आपको नो कहना सिखाने के लिए, वो एक तरफ हमारे बीनिश परवेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स बंद करवा देंगी नो कहना, गर्मी में नहीं लगाना ये, नहीं पहनना ये। फिर हमारे साथ किरण है, अस्सलाम वालेकुम कैसी अस्सलाम। है? बहुत अच्छी। ठीक-ठाक। वैसे नो कहना बहुत से लोगों की प्रॉब्लम भी होती है कि जो लोग ना नहीं कह पाते हैं। हाँ। आज उनको भी थोड़ा सा हम हाँ मोटिवेट करें। मोटिवेट और फिर अरे देखो उल्टा कार्ड पकड़ के बैठी हूँ, शुक्र देख लिया। फिर मेरे साथ यहाँ डॉक्टर बतूल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे बताएंगे कि इस गर्मी में कौन सा ट्रीटमेंट नहीं कराएं? बहुत सारे। खुद ही बताएंगी अपने Yes, क्लिनिक का yes. दरवाजा बंद करेंगी खुद ही? नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्लिनिक का दरवाज़ा। हाँ। आपको जो है, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी कि कौन सी करानी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हाँ। कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए होती है, मैं उनको डिस्कस करूँगी। डन है। और फिर देखिए अब बहुत अहमियत वाला रोल, यानी कि गर्मी में कपड़ा, फैशन, ये सब तो हमें चाहे 12 महीने हमें फैशन करना है, उसके बगैर तो हम अधूरे हैं ना। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो एक फैशन डिज़ाइनर ही बता सकती हैं। और हमारे पास सादिया रबानी है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पूरा इंसाइक्लोपीडिया, आई हैव सो मच इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स सबको मिल है ना? जाएगी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बस, क्या क्या good हो हैं, गया। वो तो इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी औरतों के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है सबको। गुड हो गया, गुड हो गया। सो हमने इनसे पहले से स्लाइड्स ली हुई हैं ताकि बड़ी सिस्टमैटिकली आपको ना कहना सिखाएं। निदा के लिए तो नो ये होगा कि घर ना बैठे, ट्रैवलिंग करते रहें। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, घर नहीं बैठे। हाँ, लेकिन देखिए उसमें भी मैं नो कहती हूँ। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि जून जुलाई में सड़ी हुई गर्मी वाली जगह जाओ, जैसे थाईलैंड चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, तो मेरी तरफ से अ बिग नो है। मैं उससे बेहतर पाकिस्तान में रहना पसंद करूंगी कि मैं एसी वाले हट लेकर पिकनिक पे चली जाऊं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मुझे ये पता है कि कौन से मौसम के हिसाब से किस जगह जाना चाहिए और किस जगह का नो होना किस चाहिए। जगह का नो होना चाहिए, उसमें भी मैं नो कहूँगी। है ना? हाँ, मैं तो 3 दिन destination। पहले थाईलैंड से वापस आई हूँ, तो आई शुड हैव लिसन टू यू, बिकॉज नहीं जाना चाहिए समर्स में। नहीं जाना आई थिंक इट्स अ बिग नो। हाँ। इट्स वेरी ह्यूमिड, मतलब इट्स वर्स देन कराची। हाँ, वापस बहुत आके गंदा। कराची का मौसम अच्छा लगा। भाई आपको जब आपके पसीने बह रहे हैं, आप You cannot चिड़चिड़े हो enjoy रहे हैं, करेंगे आप, तो आप कैसे क्या enjoy एंजॉय एंजॉय करेंगे? करोगी, क्या पिक्चर्स आएंगी। हाँ। बिल्कुल। आई थिंक डेस्टिनेशन वही अच्छी लगती है जहाँ पर मौसम अच्छा होता है। हाँ, Where you're getting a change, ना कि आप समर से विंटर्स में जा रहे हो, तो that's a change बीच ही for क्यों you। ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वही ना, मौसम। बीच में भी आप सर्दियों में जाके जाया करते हैं अपने पैसे, क्योंकि ना आप वहाँ नहा सकते हैं ना एंजॉय कर सकते हैं। सो बीच में भी बिल्कुल कराची एक्सट्रीम वालों को सर्दी में बीच ही जाना। अट्रैक्ट करता है, वी आर क्वाइट यूज्ड टू इट, तो हमारे लिए आई थिंक दूसरी जगह ज्यादा अच्छी होती हैं। हाँ, नहीं लेकिन वही वाली बात है ना, हर चीज़ का अपनी एक नौयत होती है। तो बीच पे आप जा रहे हैं सर्दियों में कि टिकट सस्ते हो गए हैं, होटल सस्ते हैं, तो भाई एंजॉय कहाँ करेंगे आप जाके? हाँ। सर्दी में ठिठरते रहेंगे, जैकेट पहन के आई घूमेंगे। थिंक जून जुलाई बहुत पीक का सीजन होता है। बहुत पीक का होता है। उसमें आप घर ही बैठे तो ज्यादा अच्छा है, यही पिकनिक्स करते रहें। हाँ, नहीं समझदारी से निकलें जहाँ भी निकलना है तो। जी स्लाइड्स लगाइए भाई। ओके, स्पाइसी फूड और फ्रिजी ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स। हाँ, ये गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा होता है, एंड आई थिंक ऐसा होता भी है, जब आप स्पाइसी या मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी हीट है, वो बढ़ जाता है। हाँ। और बॉडी हीट जब बढ़ेगा तो फिर आपको और ज़्यादा बेचैनी, गर्मी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, गर्मी दाने, सब कुछ, सारी इरिटेशन आपकी शुरू हो जाएगी। तो स्पाइसी फूड एंड सोडाज, इनफैक्ट मैं कोई रील देख रही थी, उसमें था कि 3 S अवॉइड करें गर्मियों में। हाँ। एक स्पाइसी फूड, एक ये सोडा ड्रिंक्स और शुगर, ये 3 S अवॉइड करने चाहिए गर्मियों में, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी हीट राइज ना हो।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। या आप अगर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, लोग तो आपका इतनी mood ठंडी भी सही ठंडी रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते बिल्कुल नहीं हैं सही, कि बिल्कुल सही ओहो नहीं। मजा आ गया, प्यास बुझ समझते गई। हैं बेसिकली कि उनको जो है अंदर ठंडक मिल रही है, बट टेम्परेरी मिलती भी है, एक्चुअली टेम्पररी मिलती है वो बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए, बट एक्चुअली वो आपका बॉडी पीएच जो है वो एसिडिक लेवल पे लेकर जा रही होती है। तो वो जब एसिडिक लेवल पे जाता है तो आपको वही बेचैनी और फिर वही गर्मी दाने और उनका फिर वो उसको वापस बॉडी पीएच एक दफ़ा अगर आपका एसिडिक हो जाए उसको नॉर्मल या अल्कलाइन की तरफ लाने के लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ता है। अच्छा आप वो देखें जैसे किसी को हजम नहीं हो रहा था खाना, चलो भाई इसको व्हाइट ड्रिंक एक होती yes, है वो ला के दो, बचपन से हमने देखा है व्हाइट ड्रिंक पिलाओ, उसको वॉमिट फील हो रहा है, नमक डाल दो, काला नमक डाल दो। नमक डाल के। बल्कि वो तो अच्छा, और फाइबर भी आपका हो जाता बेड़ा है। गरक करती है। बिल्कुल एसिडिक है ना, हाँ। फॉस्फोरिक एसिड होता है, वो जाकर अंदर के आपके स्टमक एसिड्स का बैरियर बिगाड़ता है, स्टमक एसिड्स की लेयर को ख़राब करता है, उससे आपका स्किन बैरियर सिस्टम रप्चर होता है। जब वो रप्चर होता है तो आप देखें वो कहते हैं हम शादी में गए थे, खाना खाया, 2-3 दिन के बाद जो है वो पूरी बॉडी पे गर्मी दाने भरे हुए होते हैं। तो आजकल तो सब बच्चों को, इवन आप आम खा लें, आम खा रहे हैं बच्चे और मोटे मोटे दाने निकल रहे हैं। हाँ। तो वो फेवरेबल ड्रिंक्स कौन सी होती हैं फॉर समर्स? आप खुद बना के पीजिए घर में। यार आज तो फालसे का जूस, लस्सी पीते मैं बताती हूँ फालसे का जूस आजकल के बेस्ट जमाने है, में, फालसे का, तरबूज का जूस बिल्कुल, आजकल के जमाने में, चेरी का, तरबूज का, बिल्कुल ये सारे बेस्ट होते हैं। आपका स्किन नींबू पानी पी लें। लेमन, कल मैंने एक बहुत अच्छी ड्रिंक पी विच वाज बार्ले यस, सम लेमन, जौ हुआ ना जौ, जौ का पानी बहुत बेस्ट होता है। इतनी मजे की थी और मैं बड़ा इम्प्रेस हुई। मैंने कहा यार एक और चीज सिंध में पी जाती है थादल, फादर ओ यस, बहुत अच्छी बादाम की कोई चीज होती है, बादाम और वो ये जाफरान, हाँ बादाम और वो जाफरान कैसे mix होता ठंडक है। पैदा करता है, बादाम तो कहते गरम है। बादाम आप पानी में मिक्स उसको जो है भिगो कर रखते हैं, फिर जाफरान ऐड कर, जाफरान गर्म होता है लेकिन आप जब बादाम को भिगो देते हैं तो उसकी उसका तासीर वो ठंडी। तासीर ठंडी हो जाती है। हाँ क्योंकि सिंध में बड़ा मेहमान नवाजी के लिए yes, तादल पिलाए बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। सो आई डोंट नो बहुत सारी ड्रिंक्स हैं हाँ, ऐसी बिल्कुल। कि जो आप छुटकारा पा सकते हैं आराम फ्रिजी ड्रिंक से। हमारी बट इट्स ऑल अबाउट मेकिंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ना, कि आप एफर्ट करके करें जो हम लोग करते नहीं है। बिल्कुल। हाईली कन्वीनियंट होता है, चाहे पेप्सी ले ली, कोक ले लिया, सोडा ड्रिंक्स ले लिया, ख्याल रखना है अपना तो और एफर्ट मिंट करना effort पड़ेगा। करनी पड़ती है। सबसे कॉमन होता है मिंट लेमनेड बनाकर पी लीजिए, आप घर में पी लीजिए, बहुत आसान होता है बनाकर रख दीजिए, आइस क्यूब बना के रखिए और आराम। यस वो तो फिर वो लज्जत वाली बात नहीं आएगी, वो तो हेल्थ पे उसमें चला थोड़ा सा जाएगा। लेमन डाल दो हाँ और काला नमक। काला नमक। बट मिंट लेमनेड इज अ गुड आइडिया। अच्छा अब नेक्स्ट आपका है बीनिश, हैवी कवरेज फाउंडेशन वी नीड टू अवॉइड, जो हम स्लाइड्स दिखा रहे हैं वो उसके लिए अब बिग नो है, बिकॉज लोग समझते हैं कि मेकअप गर्मी में हमारा ख़राब हो जाएगा, तो वो जानबूझ के ज़्यादा हैवी कवरेज उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कवरेज अच्छी देगा और absolutely ये right. हिलेगा नहीं। Yes. वो जबकि उल्टा होता है कि वो आपकी लाइंस में फंसता है और पसीना और हीट में कभी कभी पिघलता है, तो वो सही नहीं टिक पाता। हाँ। आपको उसकी जगह आपको 2-3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज़ योर स्किन केयर, जिसमें आपका अच्छा SPF है, उसमें आपका अच्छा ग्रिपिंग प्राइमर है, ठीक है, और उसके बाद आप BB क्रीम से लेकर टिंटेड फाउंडेशन, लाइट वेट फाउंडेशन, जितना पतला बेस रखेंगे गर्मी में उतना ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। लाइक बहुत सारे लोग जो है वो हैवी फाउंडेशन और हैवी पाउडरिंग, बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि हैवी कवरेज लगा लिया फिर उसके बाद बेकिंग भी कर दी, तो अब ये जब बहना शुरू होगा तो कहीं से पैच आएगा, यहाँ से अक्सर गायब हो जाता है, कभी यहाँ पैचेस बन जाते हैं क्योंकि आपने स्किन प्रॉपर प्रिपेयर नहीं की हुई होती है, हीट हो रही होती है, वो अंदर ही अंदर मेल्टिंग शुरू होती है। सो हैवी कवरेज फाउंडेशंस आर नॉट फॉर समर। ओके अच्छा फाउंडेशन के बाद अगर लाइट भी लगा रहे हैं तो हम बेकिंग तो कर सकते हैं ना, बिकॉज लाइट अगर आप लाइट BB क्रीम्स या इस तरह का कुछ लगा रहे हैं तो आप बेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो है वो अगर आपने हैवी लगाया है तो आप बेकिंग ना करें, क्योंकि फिर मतलब कोई बेकिंग में एक एक चीज चीज़, लेयर आ जाती हाँ, है। कोई एक चीज आपकी हैवी होनी चाहिए, या I तो think पाउडर powder कर वाला लो भी। या वो कर लो। तो डज द सेटिंग स्प्रे हेल्प अगर आप पाउडर? Oh yes, another tip which I think कि for bases, अगर समर में लोगों को मोस्टली बेसिस के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर में जब आप बेस लगा रहे हैं ना, तो बजाय उसको हल्का सा पानी से डैम्प करने के आप सेटिंग स्प्रे टक 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 टक, और अप्लाई करने से, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले भी सेटिंग स्प्रे हल्का सा स्प्रे कर लें। ओके अक्सर लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा लाइंस बनती हैं, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि आप पहले हल्का सा सेटिंग स्प्रे हाथ में लें और उसको लगा दें, उसको सूखने दें और फिर आप अपना
कंसीलर लगाएं तो आपकी लाइंस नहीं बनेंगी, फाइन लाइंस नहीं बनेंगी, आपको ओवर बेक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वो साथ साथ सेट होता जा रहा है तो वो पक्का होता जा रहा है, फिर वो हिलेगा नहीं। ओके, तो मतलब ये भी एक मिथ था कि आप गर्मी है तो ज़्यादा फाउंडेशन लगा लें ताकि मेकअप पिघले ना, ख़राब नहीं हो, फिक्स रहे। हाँ, ये भी एक मिथ आपका ख़त्म हो गया। ओके, अ बिग नो टू हैवी फाउंडेशन एंड हैवी मेकअप इन समर्स। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग। अच्छा, नो बिग नो। अभी मेरी बहन कल करा के आई है, बदतमीज। देखो, अब मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था ना कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हैं विच इज 26 डिग्री, Okay. आपका धूप का काम नहीं है, बिल्कुल। आपका चूल्हे आपको का 4 काम से नहीं है। 5 दिन जो है वो कुकिंग नहीं करनी है, हाँ, आपको हीट के आगे वो एक्सपोज उसके घर खाना बाहर से आ रहा है 3 दिन, पहले ही बता दिया, और उसने बाकी तैयारी पहले से कर ली, 2 दिन की कुकिंग करके रख ली। बिल्कुल सही है। नॉट इवन फॉर 2 डेज, मैं हाँ। प्रेफर करती हूँ इस गर्मी में कि एटलीस्ट 3 to 5 डेज। और 2 दिन बाहर से आएगा ना, 4 दिन। हाँ, फिर सही है। अच्छा, इतना ज़्यादा? बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल से लोगों को पता भी नहीं है। नहीं, इसलिए ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ दिस। और अगर आपने आज कराई और उसके बाद से आपको प्रोसीजर स्टार्ट हो गया पिगमेंटेशन का, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 4 months का ट्रीटमेंट जो है वो करवाना है। ऐसे ही कोई भी नहीं बताता, वो कहते हैं जी डाउन टाइम तो नहीं, कुछ मैं तो अपने अच्छा, क्लिनिक मुझे में जो पता है है माइक्रो नीडलिंग प्री-रेक्विजिशंस क्यों देती करवाते हैं, हूँ। वजह क्या होती है? माइक्रो नीडलिंग बहुत सारे रीजंस के लिए हो सकती है। अगर छाइयाँ आपको खत्म करने एक्नी के लिए भी होती है। एक्नी है, हाँ, Scars। एक्नी स्कार्स, एक्नी के मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस आ रही हैं, देयर मीसोथेरेपी भी तो अब इतनी सारी कंडीशंस के लिए आ गई है कि हम बहुत सारी कंडीशंस में माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा। हर वो आप उस वक्त चूज़ करें गर्मियों में जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड करने का मतलब क्या है जैसे? कि आपने जो है वो फिक्स टेम्परेचर में रहना है, यानी ठीक है? आपने चूल्हे के आगे एक्सपोज नहीं AC करना में रहना है। एसी में रहना है। हाँ। अब हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टर बतूल सिर्फ चाय बनाने गई थी मैं, ठीक है, अब वो चूल्हा खोल के ना मैं बहुत दूर खड़ी हुई थी। इट्स नॉट my लाइक दैट। God. आपका किचन का टेम्परेचर क्या था? अच्छा, नहीं, उससे जब माइक्रो नीडलिंग हुई हुई है और अगर वो गरमाइश में गई हैं, तो बिल्कुल। क्या हो जाएगा? आपके ओपन पोर्स हैं, आपकी माइक्रो नीडलिंग के बाद आपके माइक्रो चैनल्स ओपन हैं जो कि 3rd लेयर तक के एक्सपोज हैं। आपके देखें, अब आप वो फिक्स टेम्परेचर में नहीं है ना, आप किचन में गई लेकिन आपको पसीना आ रहा है, आपके ओपन पोर्स हैं, तो वो पिगमेंटेशन को प्रमोट करते हैं, इसलिए कि वो जो धुआं उठ रहा है, जो गैस है, वो सारी जाकर आपकी अंदर जमा हो रही है। और दाने भी हो सकते हैं। प्लस जो पसीना है, बैक्टीरिया Yes, का दाने plus- तब होता है। प्लस जो पसीना है, अगर वो एसिडिक लेवल पे, क्योंकि सुबह ही सुबह उठकर तो आपने पानी नहीं पिया होता कि आपका बॉडी टेम्परेचर फौरन जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा, एसिडिक नहीं होगा। पसीना एसिडिक हो सकता है, वो एसिड जो है जमा होते होते आपकी पिगमेंटेशन को प्रमोट करता है, मजीद दानों को प्रमोट करता है। इंस्टेड ऑफ आप वो भी पीप वाले I know. आप बार बार, क्योंकि मोस्टली लोग यही कहते हैं, हम चाय बनाने गए थे, हम पानी बॉईल करने गए थे, लेकिन आप ये सोचें कि किचन तो गर्म है ना, ठीक है, तो वो आप 5 मिनट के लिए एक्सपोज हो, 10 मिनट के लिए एक्सपोज हो, वो जो एक्सपोज आप होते हैं वो आपकी स्किन के पीएच को डिस्टर्ब करता है, और वो माइक्रो नीडलिंग आपके फिर आपको भुगतनी पड़ती तो है। आपके बेस्ट मौसम कौन सा रहेगा माइक्रो नीडलिंग के लिए? बेस्ट मौसम जो है वो आपका मिड समर के बाद वाला है, मतलब लाइक थोड़ा खिजा वाला मौसम। हाँ बिल्कुल, जब नॉर्मल टेम्परेचर अगस्त सितंबर थोड़ा तक बेहतर। के, हाँ बिल्कुल। आपको खुद पता होगा ना कि आपको आप खुद। स्वेट नहीं कर रहे या बिल्कुल। एक ठंडे माहौल में है। हाँ। ये और तो बहुत इसके अलावा आपको स्विमिंग अवॉइड करनी होती है। अच्छा। क्या? स्विमिंग स्विमिंग गर्मियों में? हाँ, नहीं, माइक्रो अच्छा, मैंने कहा है माइक्रो नीडलिंग ये भी नॉट गर्मियों ये भी में, myth है गर्मियों में तो करें आप। एक्सरसाइज ज्यादा, स्विमिंग ज्यादा सही लगती क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन की वजह से, और वही आपके जो है Pores माइक्रो खुलेंगे चैनल्स ना। ओपन हुए हुए हैं ना स्किन में, तो वो आपको 3 से 5 दिन अवॉइड करनी होती है। हीट के साथ साथ आपको स्विमिंग अवॉइड फेस वॉश वगैरह तो कर सकते फेस वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल। वो आपको जाहिर सी जहाँ जब आप जिस भी कंडीशन के लिए करा रही होती हैं, आपको जो है वो गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि आप ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। हैं। ये वाली किचन वाली टिप तो किसी ने वाली नहीं तो दी नहीं थी मिली। भाई। मैं तो भी नहीं मिली। शो में बोलती हूँ वैसे। हाँ, I remember I got it done और उसके next day I was in the kitchen because obviously आप kitchen में आपको Oh, the good बनाना होता doctors है। tells you. Yeah. अच्छा, नाउ इट्स कैजुअल वेयर, आपकी बारी आ गई जी। I think casual wear के लिए I would say जो best fabric हमारे पास होता है that is lawn and pure linen. और जो नहीं पहनना चाहिए, which I keep telling my clients also, synthetic fabric. इसमें आ जाता है आपका क्रेप आता है, जॉर्जेट आता है, because Wash and ये wear है। wash and wear है, because ये breathable fabric अच्छा, अब आप अगर रेडीमेड कपड़ों पे जाएं तो आप देखिए
उसमें ऑफिस गोइंग खवातीन के ज़्यादातर वो जॉर्जर्स और इस तरह के कि वो स्त्री ना करनी पड़े। वो क्यों पहनते हैं, बिकॉज ये वो वाले फैब्रिक्स हैं जो हीट ट्रैप कर लेते हैं, देन यू स्टार्ट स्वेटिंग, यू स्टार्ट स्टिंकिंग। आई मीन आपको ऑब्वियस हो रहा है, बहुत बुरी स्मेल होती है जॉर्जेट एंड क्रेप में। मतलब ऑफिस वेयर के लिए भी वी डू हैव ऑप्शंस कि भाई आप कॉटन लिनन पहन लें, दैट्स अ प्योर फैब्रिक, इट गिव्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लुक, और कॉटन से बड़ी स्ट्रक्चर्ड लुक आती है, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक, तो इट डजंट फ्रीज आल्सो इजीली। तो ये कि आप कॉटन लॉन पहन लें, आपने लॉन नहीं पहन सकते, यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, तो लॉन नहीं थी प्रेजेंटेबल लगती, तो आप कॉटन लॉन पहने, आप कॉटन लिनन पहने, बट आई थिंक यू शुड अवॉइड सिंथेटिक फैब्रिक्स, ओके, जो पॉलिएस्टर मिक्स जिससे हवा पास नहीं होती, जिससे हवा पास नहीं हो हाँ, सकती। क्योंकि आप फिर जितना भी शावर लेके जाएं कुछ भी उसमें नहीं, even if you're in the AC you do बस sweat, जाती है। और जब when you sweat तो you start stinking because आपके अंदर वो हीट फंसी हुई है, तो it doesn't matter कि आप indoors हैं कि outdoors हैं, if you're wearing a synthetic fabric it is going to sweat and you are going to sweat and you are going to feel hot, so I think synthetic fabrics should be avoided, प्योर फैब्रिक्स हों, प्योर होने चाहिए, सिर्फ प्योर लॉन, प्योर लिनन, प्योर कॉटन, क्योंकि वो ब्रीदेबल होते हैं, एयरी होते हैं, I think they are the best fabrics for summers. Okay, so a big no. A big no to synthetic fabrics. Polyester mix वाले जो कम लें कपड़ा, भले अगर नहीं है इतना बजट। शादियां हैं और शादियों में फिर शादियों में क्या करें यार? शादियों के सारा लिए भी I think जब when it comes to pure fabric तो nothing comes close to pure raw silk. अगर आपने यार हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना, वो थोड़ी देर घर और आप कुछ भी कहें गर्मी उसमें भी लगती बस है। फिर सिंथेटिक फैब्रिक आ जाता है, बिकॉज प्योर रॉ सिल्क के अलावा कोई फैब्रिक नहीं होता। प्योर रॉ सिल्क में भी गर्मी लगती है, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं लगती। इतनी नहीं लगती जितनी ये सिंथेटिक फैब्रिक ब्रीदेबल होते हैं फैब्रिक्स ना, जो तो प्योर होते हैं। कॉटन सिल्क लाइट वेट होता है प्योर रॉ Cotton silk? कॉटन सिल्क इज अ सिंथेटिक फैब्रिक, बट इज इट मिक्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क। नो, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि कॉटन सिल्क में गर्मी लगती है? गर्मी लगती है बिकॉज उसके साथ लाइनिंग अटैच्ड होती है, तो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग कि आपको लाइनिंग वाले कपड़े अवॉइड करने चाहिए, दैट्स आल्सो अनदर बिग नो ड्यूरिंग समर्स। अच्छा, समझ में ये भी कहते हैं कि डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो वो गर्मी और लगेगी, एब्जॉर्ब करता है हीट। क्या करें फिर? अगर लाइट कलर पहने और अंदर लाइनिंग ना लगाएं तो गए काम से, छका छैया। आप कहीं ना जाइए, आप समर्स में घर पे रहिए सुकून से। लेकिन आप न्यूट्रल टोन्स पहने ना जो कि हीट एब्जॉर्ब ना करें, बिकॉज डार्क कलर्स ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग मोर। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, सिंथेटिक कपड़ा पहन लिया और जैसे ये कॉटन सिल्क का है, ठीक है, मिक्स नहीं है, अब मिक्स है, प्योर नहीं है, अंदर प्योर मलमल की शमीज पहन ली। उसका भी मैं एक हैक बताती हूँ। इफ यू रियली वांट टू वेयर सिंथेटिक फैब्रिक के जो रीजनेबल है, तो फिर आप ओवरसाइज्ड कपड़े पहने, आप ढीले कपड़े पहने, आप बॉडी हगिंग आउटफिट्स ना पहने, Okay. बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो लूज होगा तो थोड़ा सा एरी होगा, यू नो, थोड़ा सा उसमें से हवा आसपास जा रही होगी, तो जो आप अब दर्जी से कहते हैं रख के सी दो मेरे ऊपर, वो नहीं वो करना अवॉइड चाहिए, करें। नो बॉडी हगिंग वो तो आउटफिट। लॉन के कपड़े भी रख के मत सिलवाओ भाई, पूरे पूरे टायर्ड नजर आते हैं। और वैसे भी आई थिंक इट्स इन फैशन ओवरसाइज्ड आउटफिट्स, आप कपड़े पहन रहे हैं तो ओवरसाइज्ड अच्छी क्लासी लगते हैं, हैं। तो हाँ वो ओवरसाइज्ड हैं, तो अगर इफ यू वांट टू गो फॉर सिंथेटिक फैब्रिक्स तो फिर आप ओवरसाइज्ड कपड़े पहने। प्योर कपड़ा पहन के अंदर सिंथेटिक की शमीज ना पहने, और है ना, तो अक्सर लोग ऐसे करते बिग हैं। नो ड्यूरिंग समर्स। यार नहीं, कुछ लोग पहन लेते हैं ना। लाइनिंग लगा लेते हैं कुछ लोग, क्या मैंने खुद किया, मुझे भी डिजाइनर्स भेजते हैं ना, कपड़े ऊपर से प्योर होंगे और अंदर से वो सिंथेटिक लाइनिंग लगी है। प्योर का ये एक ड्रॉबैक है कि इट इज स्लाइटली सी थ्रू। हाँ इट इज। ओके जी, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि ना आपको अब किस बात पर कहना है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं ना किस, भाई अभी मैं ना कह रही हूँ, कॉफ़ी ज़्यादा हो गई है, इस कॉफ़ी के लिए ना नहीं है पीनी चाहिए ज्यादा यार, एक आध तो पीनी पड़ती है ना एसी में बैठे हुए, लेकिन ये दूसरा कप है, आधे चाय के बगैर नहीं रह सकते। ये मेरे लिए नो है। अब एक दफा कॉफी पी ली बस दिन में, उसके बाद अगली कॉफी नो है, स्पेशली गर्मी में। अच्छा, उससे क्या क्या हो सकता है बताएं ज्यादा कॉफी पीने से? अच्छा, डिहाइड्रेशन सबसे पहले आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और वही है ड्राइनेस अंदर से बढ़ जाती है, और स्टमक एसिड आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको डाइजेशन में सबसे पहले इशू आता है। जो भी चीज़ आप ये पीने के बाद आप कुछ नॉर्मल भी खाते हैं तो आपको डाइजेशन में बहुत इश्यूज होते हैं, और पसीना एक्सेसिव आता है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है मुझे लगता है कॉफी ड्राइनेस से। की वजह से। ड्राइनेस है आपके, क्योंकि स्टमक एसिड्स अगर डिस्टर्ब हो गए, वो आपके जितने भी इंटेस्टाइन के एसिड्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा, तो आपकी और मूवमेंट चाय नहीं से होती। क्या होगा? चाय से भी सेम यही होता है, कैफीन है, एक में ज़्यादा एक में थोड़ी कम है, और चाय में क्योंकि हम दूध डालकर पीते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो आपके एसिड मेंटल सिस्टम को कॉफ़ी से ज़्यादा जो है डिस्टर्ब करता है।
वो इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद जो है आपको अल्टीमेटली, क्योंकि आपकी बॉडी इंटेस्टाइन के अंदर वो एसिड्स नहीं है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे सके। वो एसिड्स होंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, वो एसिड्स नहीं है तो आपको डाइजेशन प्रॉपरली कभी भी नहीं होगी, आपका फूड अंदर इम्पैक्टेड रहेगा। लॉन्ग टर्म पे जब आपका फूड इम्पैक्टेड रहता है तो अंदर से उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आपको सही एसिड बैलेंस चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं पानी अच्छा पीजिए। कॉफ़ी और चाय जो है वो आप अपनी मिक़दार में पीजिए, ज़्यादा नहीं। अब इतनी गर्मी है, आप 1 कप पी रही हैं। आप ये भी बताइए कि आगे पीछे लोग मुझसे कहते हैं वो तो खुद बैठ के कॉफ़ी पी रही होती है। आप बताइए कितना पानी पीती हैं आप? इससे पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए। मैं देखती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ भाई उससे पहले उसने 2 बॉटल्स मंगाकर पानी पिए, उसके बाद 2 गिलास पानी पिएंगी। इस तरह आप बैलेंस करते हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन। मैं तो लाइव शो के दौरान ज़्यादा पानी इसलिए भी पीती हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है, और शायद साइंटिफिकली भी है, मेरा दिमाग बहुत हाजिर है। एग्जैक्टली, ज़्यादा पानी पीने की वजह से अगर मेरा दिमाग हाजिर नहीं होगा तो फिर जितने ब्लंडर्स होते हैं ना उससे 100 गुना ज़्यादा होंगे। हाँ, गुड वन। हाँ, ये है। अच्छा जी, थिक मिल्क शेक्स। हाँ, गर्मियों में ना ये जो बहुत थिक आपके स्मूदीज़ वगैरह है ना, मुझे पर्सनली वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि हैवी फील करें। जितने लाइट और डाइल्यूटेड शेक्स होंगे, जैसे ये मैंगो शेक मैं बनाती हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपके शो पे बताया था। वो मैंगो शेक नहीं होता, उसको मैं ब्लेंड नहीं करती, वो पल्प निकाल के पतला पानी और दूध में मिक्स करके थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है तो मतलब वो बिल्कुल पतला पतला बनता है, बिल्कुल पतला और ठंडा और बहुत मज़े का। तो हाँ, वो क्योंकि उसकी मैंगो शेक तो इतने गाढ़े होते हैं, कभी बहुत अटक गाढ़े, जाते हैं यहाँ पे, बहुत गाढ़े। ऐसा लगता है आप आइसक्रीम खा रहे हैं। स्मूदी बन जाती है ना। स्मूदी ना, मैं वही तो मतलब बिल्कुल जितने डाइल्यूटेड होंगे ना, ये मिल्क शेक्स को भी आप आधा पानी कर दीजिए, बिल्कुल पतला कर दीजिए, आप खुद भी लाइट फील हवा करेंगे। हैवी फील नहीं होगा। हाँ, हैवी फीलिंग नहीं होती है। तो ये अभी जैसे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, लोग पाई की दावत पे बुला रहे हैं, अरे अल्लाह, इतनी गर्मी में पाई की दावत, कुर्बानी के गोश्त के पाए बचे होंगे। अल्लाह, अब भाई सही है, बकरीद कुर्बानी में आइए, उसमें सर्दियों का गर्मी में आइए बकरीद, लेकिन तो भाई नहीं खाए जाते हैं, अनबेरेबल। बिल्कुल भी नहीं खाए जाएंगे। पाए फ्रीज कर लो, अगस्त में खा लेंगे हाँ, भाई। यही तो। हाँ, नहीं, बिल्कुल इस तरह के मुरगन खाने नहीं खाए जाते। इनफैक्ट भूख भी नहीं लगती है गर्मियों में, देखें। तो पाए की दावत को अभी नो। मैं अपनी बहन को भी कह रही हूँ, अभी नो। उसने पाए, उसको हम सब जमा कर रहे हैं, उसको भेजे जा रहे हैं, वो अच्छे पाए बनाती है। तो अब मैं वही अवॉइड कर रही हूँ, किसी तरह के अवॉइड हो जाए गर्मी थोड़ा में। सा मौसम ठंडा हो जाए ना। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही तो तुमने क्या कहा कि जो हैवी और बहुत ज़्यादा जो थिक मिल्क शेक्स हैं, भाई उनको देखो, avoid फालसे का जूस और तरबूज का जूस पतला पतला, वो उसमें भी पानी थोड़ा सा हाँ, ऐड करके पतले पतले वो ठंडक पहुंचाता है। ठंडे। कैरी का जूस, ओह यस, कैरी का पतला पतला जूस, वो भी बहुत ठंडक बॉर्ली पहुंचाता का, है। और ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं विटामिन सर्दियों सी में। है इसके अंदर। बिल्कुल। ठीक है, ग्लिटरी हाइलाइटर, हाय अल्लाह छोड़ दें। शाइन बिकॉज लोगों को लगता है कि समर्स में, जब वैसे भी हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल पूरे मुंह पे ही कर रही होती हैं, और गर्मी में आपको तेल ज़्यादा आ रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, Exactly. तो वो अगर अपनी जगह से मूव कर रहा है, ग्लिटर जो कि बहुत जल्दी मूव करता है। हाँ। एक होता है शिमरी हाइलाइटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ग्लिटरी, जिसके इसमें अंदर अफशा ग्लिटर अफशा नजर आए। के पार्टिकल्स होते हैं। हाँ। वो पार्टिकल्स क्या होता है कि वो आहिस्ते आहिस्ते पूरे मुंह पे फैलना शुरू हो जाते हैं पसीने और ऑयल की वजह से, और आप ना अजीब, मतलब एक चमकता हुआ पराठा टाइप गोल मुंह लग रहा होता है आपका। So नाक it's- भी एकदम हाँ, बड़ी बड़ी लगने नहीं, लगती ग्लिटर है। ट्रैवल करता है पसीने और ऑयल के साथ, वो पूरे मुंह पे फैलना शुरू हो जाता है। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और स्किन के अंदर फाइन लाइंस में भी फंस रहा होता है। तो तुम क्या कहती हो कि कहाँ समझदारी से कहाँ और किस तरह का हाइलाइटर अप्लाई आप करें? सिर्फ लिक्विड हाइलाइटर लें, ठीक है, और उसको सिर्फ पॉइंट्स पे लगाएं। जैसे हल्का सा नाक पे हो गया, पतले से ब्रश के साथ हल्का सा आपने फिंगर से ही हल्का सा टैप कर लिया अपने फाउंडेशन के ऊपर जहाँ आपको चाहिए, चीक बोन्स पे, तो वो जो है ना वो आपके पतले फाउंडेशन के साथ मिक्स होके वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पसीने और ऑयल आ भी गया अगर, तो वो ग्लो देगा, वो फैल के पूरे मुंह पे चिपकना नहीं शुरू करेगा।
ग्लो तो very- पूरा चेहरा ही दे रहा होता है नहीं, गर्मियों दो में। किस्म के, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 2 किस्म के हाइलाइटर्स मौजूद हैं। एक जो शिमरी होता शिमरी है वाला। एक जिसमें ग्लिटर के पार्टिकल्स होते हैं। नहीं नहीं, she's Glitter like के powder form particles- वाला glitter है, that's when you know that's what spreads. ये पाउडर में भी शिमर्स आते हैं, बिल्कुल। आते हैं, बट देयर इज अ पर्टिकुलर हाइलाइटर जिसके अंदर ग्लिटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो मना कर रही हूँ। What about glossy makeup? Glossy lips होने चाहिए summers में? इट ऑल डिपेंड्स अगेन, आप किस टेम्परेचर पे जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोस्टली लोगों के लिप्स ड्राई रहते हैं तो वो लिक्विड लिपस्टिक्स लगाते हैं तो और अजीब पपड़ियाँ बनी हुई निकल रही होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन इतने हाइड्रेटेड नहीं है लिप्स, तो आप जो है वो हल्का सा ग्लॉस लगा दें। अच्छा, बाय द वे, ग्लॉस में भी देयर इज अ न्यू फॉर्म, लिप ऑयल्स। Oil. सो यू नो वट एवर सूट्स यू। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के ग्लॉसेस हैं ना, वो समर में एक्चुअली लिप्स से निकलते भी नहीं हैं। ये भी मैं आपको बता अच्छा, दूं। मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी मैट लिपस्टिक्स लगाई, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे मैं दानों के लिए ना कभी कभार रो ऑक्यूटेन या जिस तरह ये वाली चीज़ें दवाई खाती हूँ, तो उससे ना मेरे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो जब मैं वो दवाई खा रही होती कि मेरे एक्ने ना हो, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे कंफर्ट लेवल ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। तो मैं थोड़ी सी ग्लॉसी लिपस्टिक लगाती हूँ कि वो मुझे बोलने में और उस बाकी चीज़ों में कंफर्ट दे रहा नहीं, होता आपको है। थोड़ी देर के बाद लिप्स ड्राई लगना शुरू हो जाते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स आप देखेंगे Gloss चाहिए। कि लोग बातें करते करते अक्सर पर्स से निकाल, बिकॉज उनको ड्राइनेस फील हो रही होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लिप कंडीशन, कि अगर आपको लगता है कि समर में भी आपके लिप्स ड्राई हैं तो आप बेशक ग्लॉस यूज़ करें। एंड देर आर ग्लॉसेस विच यू वुड अग्री कि अगर अच्छे ब्रांड का आप ग्लॉस लगा रहे हैं वो ब्लीड नहीं करता, नहीं करता। अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वेकेशन पे गई हूँ और मुझे पता है कि धूप है, गर्मी है, वहाँ मैं ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं लगाती। हाँ ना, मुझे भी ये लगता है कि summers में glossy थोड़ा सा ऑफ लगता है, you know, मुझे वैसे हर जगह मैं oil अगर होता बाहर है। निकली हूँ तो वो मैट लिपस्टिक होगी, ताकि मुझे बार बार अपने पर्स में हाथ डाल के लिपस्टिक ना लगानी पड़े। अगेन आपको ये देखना है कि आपका लिपस्टिक का फॉर्मूला, आपके क्लाइमेट, आप जहाँ जा रहे हैं, आपका लुक, तीनों चीज़ों के साथ मिक्स हो। अगर लेट्स सपोज आपको मैट कुछ मेकअप की लुक होती है कि जिसमें आपको मैट लिप्स चाहिए, यू आर राइट। जैसे स्मोकी अगर आईज की हुई हैं आपने, हाँ, तो it has to be matte lips, आप glossy नहीं कर सॉफ्ट सकते। या कभी कभार ग्लॉसी भी अच्छा लगता है, वो डिपेंड करता है। ग्लॉसी अच्छा लगता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने स्मोकी, जितना ब्लैक मैट होगा उतना ग्लॉस लिप्स अच्छा लगेगा, Nude lips, जितना ब्राउन और शिमरी होगा उतना फिर आप मैट की तरफ जा सकते हैं। सो इट ऑल ओवरऑल लुक मैच मिक्स depend एंड इट ऑल डिपेंड्स। और लिप्स के साइज पे भी डिपेंड करता है। जिनके बहुत पतले लिप्स हैं उनके तो ग्लॉसी लिपस्टिक लगेगी तो लिप्स गायब भी हो जाएंगे। मैंने तो एक वो लिप्स का वो देखा था ट्यूटोरियल, मैंने कहा यार ये तो 1 घंटा तो सिर्फ लिप्स को ही बनाते हुए लग गया। मैं तो सिर्फ यूँ आउटलाइन ली और लगा लिया और ऊपर ग्लॉस कर दिया। उसने पहले बेस लगाया, बेस लगाने के बाद उसने आउटलाइन बनाई एक पेंसिल से, ठीक है, फिर उसके बाद में दोबारा उसने पाउडर वो लगा के फिर दूसरी आउटलाइन इनर लिप पे बनाई, फिर उसने कोई दूसरी लिपस्टिक रखी, फिर टिश्यू से पैट किया उसको, हटाया उसको, फिर से दूसरा शेड लगाया। मेरे साथ भी यही होता है, मैं पहले पूरा वो करती हूँ, फिर उसके बाद लिप वो लगाती हूँ, न्यूड लिपस्टिक। परफेक्ट, मतलब लाइनर भी है, मैं अंदर भी लिटरली है, एक स्टोरी डाल दूँ ना अगर इंस्टाग्राम पे, तो मुझे कोई 20 DMs आ जाते हैं लड़कियों के लिपस्टिक शेड बताएं। अब मैं कैसे बताऊं, मैंने 6 नस्ल की लिपस्टिक्स इस्तेमाल की हैं। पहले मैं न्यूड लगाती हूँ ब्राउन पेंसिल के साथ, फिर मैं उसको टिश्यू से टैप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं लिप स्टेनर लगाती हूँ, और फिर उसके बाद एक्चुअल शेड लगाती हूँ और उसको भी स्मच सिचुएशन में लगवाती हूँ। अब मैं कैसे एक्सप्लेन और करूँगी? मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मुझे कोई ऐसा लिप कलर चाहिए जो एक शेड, आंखें बंद करूं और लगा लूं। ओ, मेरी तो मुझे जिंदगी में नहीं एक शेड मिक्स ऑफ लिपस्टिक करना, नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं कोई लिप्स मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक कोई लिप पेंसिल हो या कुछ हो, बस वो एक मिल जाए, वो पूरी जिंदगी उस पर खेल जाऊँ। मेरी तो लेयर्स जब बन जाती है एंड में मैं टिश्यू से पूरा ही वाइप कर देती, मैं कुछ छोड़ो अपनी नॉर्मल वाली लेयर्स लगा नहीं दो। पसंद लिपस्टिक। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ, कुछ कह रही थी आप? नहीं सॉरी। नेक्स्ट बिग नो है एक्सोसोम। हाय, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले करा है। हेयर एक्सोसोम्स, स्किन एक्सोसोम्स। स्किन एक्सोसोम्स भी और हेयर एक्सोसोम्स भी बताती हूँ, साइंटिफिकली बता रही हूँ। अच्छा देखो, एक्सोसोम्स जो है ना वो बेसिकली आपके अंदर जाकर मैसेंजर सेल्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको यही है कि आप फिक्स टेम्परेचर में रहेंगे। एक सबसे पहले तो आपने स्विमिंग अवॉइड करनी है, नहीं करनी, सही है।
दूसरा ये कि पानी का एक्सपोजर जो होता है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है वो एक्सोसोम्स करा लेते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ खारा पानी आता है, आपके यहाँ टैंकर डलता है, तो इट्स अ बिग नो। क्यों? इस वजह से कि उसमें मेटल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और आप अगर इंजेक्टेबल करवा रहे हैं देन इट्स फाइन, लेकिन हमारे यहाँ एक्सोसोम जो है वो माइक्रो नीडलिंग के लिए भी के साथ भी होता है, RF माइक्रो नीडलिंग भी यूज़ की जा रही है। तो वो क्या कहते हैं, वो बड़े फाइन एंड कंट्रोल पंक्चर करते हैं, ठीक है, और फिर हम उससे एक्सोसोम का एंटर करते हैं। अब एक्सोसोम चला गया, वो सिग्नल दे रहा है आपके अंदर, एक तो नया फाइब्रोब्लास्ट बना रहा है और कोलेजन अंदर से ऊपर लेकर आ रहा है, उसको कोलेजिनोसिस कहते हैं ना। अब जब आपके ओपन पोर्स हैं, आपके एक फिक्स माइक्रो चैनल्स ओपन है, आप चूल्हे के आगे नहीं जाएंगे, आप फिक्स टेम्परेचर में बैठेंगे, आपको ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, ताकि वो जो है आपके मैक्सिमम लेवल पे आपको इफ़ेक्ट दे सके, ठीक है। जब आपको मैक्सिमम लेवल पे, अच्छा ये 5 से 6 दिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि टेम्परेचर अच्छा हो, आप एसी में रहें, आप बाहर, अब आप 6ठी 7वीं मंजिल पे रह रहे हैं, आपकी लिफ्ट भी वर्क नहीं कर रही है, आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एक्सोसोम कराया, क्लिनिक से निकले, आप 6ठी मंजिल पे पहुंचे, तो क्या होता है, मज़ीद हाइपर पिगमेंटेशन होती है, आपकी स्किन टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन जाती है रादर देन रिपेयर की तरफ। हालांकि इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, आपकी बहुत अच्छी रिपेयर होती है, कोलेजन बहुत अच्छा इंड्यूस होता है, लुक बहुत अच्छा हो जाता है, फाइन लाइंस के लिए, ओपन पोर्स के लिए, सबके लिए। लेकिन अगर आपको ये 5 से 6 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आपको जो है सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है कि खाना बना हुआ हो 5 से 6 दिन का, आप चूल्हा अवॉइड करेंगे, मैं इवन ये तक कहती हूँ कि आपने लॉन्ग शावर नहीं लेना। अच्छा। वॉशरूम में, हाँ, अगर आप वाटर में होते हैं, वॉशरूम में अगर बंद है और आप लॉन्ग शावर ले रहे हैं, आपने जो है वो गर्म शावर खोला हुआ है, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो आपके इसके अंदर हीट जा रही है, करवाए थे स्टीम बन जाती है। एक्सोसोम। अच्छा, मुझे याद है कि मुझे थोड़ी सी ना जैसे जलन सी मुझे लग रही थी, तो फिर मैंने गिनी को कॉल किया, मैंने कहा मैं क्या करूँ ना, मुझे हल्का सा रेड सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब मेरी गर्दन सफ़ेद लग रही है और चेहरा, यानी अच्छा एडवांटेज क्रीम लगा लो, तो मैंने कहा अच्छा मैं लगा लेती हूँ। मैं तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद अपने पैसे कैलकुलेट कर रही हूँ कितने ज़ाया हुए हैं, बिकॉज ये कोई नहीं बताता। नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको जो है, और पता है कि इसीलिए हर पेशेंट डिफरेंट है ना। हमें नहीं पता कि ना आप कौन से सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी के पास फैसिलिटीज़ हैं, किसी के पास नहीं है, तो वो होता ही है। अब पेशेंट्स आकर ये कह रहे होते हैं मैंने अभी करवाया है, 6 हफ्ते हो रहे हैं, मुझे तो रिजल्ट ही फील नहीं हुआ, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं कि भाई आपने फॉलो किस तरह करना है ना। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें, इनको फॉलो, ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, लेकिन इनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स हैं, इनको फॉलो करना फॉलो कर। कब आपने सनब्लॉक लगाना शुरू करना है, कितने दिन के बाद आप सनब्लॉक लगाएंगे, बिकॉज दे आर माइक्रो चैनल्स, इनको अंदर आप, अब जाहिर सी माइक्रो चैनल आपने डेवलप कर दिए, अब अंदर उनको सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, आपकी कंपाउंडेड ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपको फ्रेश ऑक्सीजन जो है आप फिक्स टेम्परेचर में ही दे सकते हैं ना। आप जाकर बाहर जो है वो 45 डिग्री में कहें कि मैं जी गार्डन में जो है वॉक करके आ रहा हूँ, अब मुझे फ्रेश ऑक्सीजन, वो वाली फ्रेश ऑक्सीजन नहीं चाहिए आपकी, क्योंकि माइक्रो चैनल्स हैं, उसमें सारी चीज़ें एंट्री हो रही हैं आपकी, बहुत केयर और उनको हील होने में उन माइक्रो 6 वीक्स लगते हैं, और 6 वीक्स ही तक के एक्सोसोम्स अपना रिजल्ट दिखा रहे होते हैं। पोस्ट केयर ज़्यादा है, पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है लग्जरी लॉन। आजकल जो लग्जरी लॉन है वो आप शादियों में भी पहन के जा सकते हैं। अच्छा, वैसे आई एम इतनी कंप्लीटली अगेंस्ट लग्जरी लॉन। अच्छा, लॉन वाज सपोज्ड टू बी अ कंफर्टेबल फैब्रिक, एवरीडे फैब्रिक, आप अपनी कंफर्ट के लिए लॉन पहन रहे हैं, बट हमने उस पर भी एडेड सो मेनी लेयर्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी टू इट कि हमने उसको ना एक अनकंफर्टेबल फैब्रिक बना दिया। बिल्कुल ऐसा। आई थिंक इफ यू आर गोइंग फॉर अ लग्जरी लॉन, तो फिर आप ऐसी लॉन पहने विच हैज लेस एम्ब्रॉयडरी, लेस लेयर्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, लेस टसल्स, बिकॉज हमने गो फॉर अ गुड फैब्रिक ना, प्रिंटेड हो जाए, वो लग्जरी होनी और चाहिए। क्या? जैसे जो अमीर बिलियनर्स हैं वो कभी भी वो वाली ब्रांडेड शर्ट्स या वो नहीं खरीदते जिस पे लोगो इतना बड़ा बड़ा हो, नजर ही नहीं आता कि उस पे लोगो है भी कि नहीं, वो होती महंगी है, में थोड़ी सिंपलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट डिजाइनर लॉन, लग्जरी लॉन। आप लॉन पहने जो कंफर्टेबल हो, ब्रीदेबल हो, इंस्टेड ऑफ एडिंग लेयर्स ऑफ स्टफ ऑन इट, एम्ब्रॉयडरी भी ऐड कर दिया, प्लीट भी ऐड कर दिया, टसल्स भी ऐड कर दिया, तो यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स हेवियर देन रॉसल। नायलॉन भी, नेट भी, कुछ ऐड कर दिया तो इट बिकम्स एट द एंड ऑफ द डे इतनी हेवी बन जाती है। व्हाई नॉट जस्ट वेयर रॉसल देन, अगर आप इतनी चीज़ उस पर ऐड कर रहे हो। व्हेन इट्स अबाउट लॉन, आप कंफर्टेबल पहने, आप कम एम्ब्रॉयडरी के साथ पहने, गो फॉर प्रिंट्स, गो फॉर डिजाइन्स विद लेस एम्ब्रॉयडरी। जरूरी तो नहीं होता है कि ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। गो फॉर कार्ड्स, गो फॉर कार्ड्स, गो फॉर नाइस कार्ड्स, गो फॉर लेस एम्ब्रॉयडरी, इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी हो जाए,
बट ये जो डिज़ाइनर लॉन है ना, विच इज़ फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, फुल ऑफ एप्लिक वर्क, फुल ऑफ टसल्स, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. आई थिंक दैट्स अ बिग नो हाँ. फॉर समर्स फॉर मी. हाँ, मुझे भी मुझसे नहीं पहनी जाती नहीं बेल बूटियाँ और ये वो. शो में बंदा पहन लेता है भाई, दुपट्टा है तो वो AC भी है हर इतना तरफ. वो हैवी दुपट्टे हो जाते हैं कि यू नो समर्स में यू वांट टू वेयर समथिंग लाइट. आप सिंपल शिफॉन का दुपट्टा पहन लें, सिंपल जॉर्जेट का पहन लें, बट नॉट अ हैवी दुपट्टा विद सो मेनी यू नो एम्बेलिशमेंट्स ऑन इट. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके जी, छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद अ बिग नो. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तो आज हम आपको बता रहे हैं कि समर में किस चीज़ के ऊपर आपने नो कहना है जो आपके लिए नहीं है फ़ायदेमंद. नेक्स्ट है मैंगोज ड्राई फ्रूट्स विदाउट सोकिंग. ओके, मैंने कहा है अल्लाह आम तो आते हैं गर्मियों में. नहीं आम खाएं, लेकिन आम वो एक से ज़्यादा ना खाएं तो बेटर है. दानों की वजह से, वही बॉडी हीट की वजह से, प्लस हम लोग तो शुरू से देखते आ रहे हैं नानी को, नाना को, अम्मी को आम लिए खा नहीं सकते जब तक कि वो भीगे हुए ना हो पानी में. वो ख़ास एक तशला होता था, उसमें भिगोते थे आम को और फिर आपको इजाज़त थी आम खाने की और फिर वो फ्रिज में रखे जाते थे. तो इवन ड्राई फ्रूट्स जो हैं, वो ड्राई फ्रूट्स कहते हैं कि बादाम भी, जैसे बादाम है, किशमिश, इंजीर, अखरोट, ये सारे ड्राई फ्रूट्स गर्मियों के मौसम में स्पेशली भिगो कर खाएं. ये हज़म भी अच्छे से होंगे, प्लस आपकी बॉडी हीट को भी वो मेंटेन रखेंगे. तो उनकी तासीर बदल जाती है. बिल्कुल, तो वही क्योंकि गर्मियों में ही आम आते हैं. हाँ, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं, बट हमें बड़ों से सुना था कि नहीं गर्मियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट नहीं खाना, ड्राई फ्रूट सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में खाने चाहिए. अब तो मैं बताता हूँ, सोक करने का एक पर्पज़ ये भी है कि वो आपको जो है केमिकल में उन्होंने पकाया हुआ होता है, वो केमिकल उसके ऊपर होता है. सिर्फ वॉश कर देना काफ़ी नहीं होता जब तक आप सोक करेंगे, क्योंकि उसके छिलके के अंदर तक जो वो कार्बोरेटर होता है वो अंदर तक के गया हुआ होता है, ब्लैक कलर का केमिकल होता है. जब आप निकालते हैं, आप सोक करके, अभी कभी आपने देखा है पानी जो है वो नहीं ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का हुआ होता है पानी, ऑलमोस्ट. अभी मैंने कल ही डिप किए, सारे डिप करके रख देती हूँ और फिर वॉश करके मैंने फ्रिज में रखे, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो डार्क ग्रे कलर का पानी हुआ था. यानी इतने केमिकल उसमें रखे हुए थे उन्होंने पकाने के लिए, क्योंकि उतरते हरे हैं ना, जाहिर सा तो उनको भी बिजनेस करना है. उतरते हरे हैं, फिर वो पकते हैं, फिर मार्केट में आते हैं, पहुंचाना होता है ना, क्योंकि ट्रैवलिंग में ही एहतियात यही है कि सारा केमिकल वापस पानी में आ जाए और फिर आप उसको वॉश करके, क्योंकि छिलके के अंदर पेनिट्रेट हुआ होता है. या जब मैं आपको बता रही हूँ तभी इतनी बीमारियाँ होती हैं. आपको स्टमक के गट इश्यूज़ होते हैं, आपको दानों के इश्यूज़ होते हैं. तो भिगो कर रखें 10 से 15 मिनट, अपना काम करें कोई भी, उसको भिगोया आपने, सारा जब केमिकल बाहर आ जाएगा अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ करके फिर आपने फ्रिज में रख दीजिए. ज़रूरी है. केमिकल भी निकल जाता है और उसकी हीट भी जो है हीट भी वो भी निकल जाती है. असल तो ये है. अच्छा, ये क्या है, डोंट टाई योर हेयर टाइटली. हाँ, हमारा बस चले तो हम तो गंजे हो जाए गर्मियों में. बाल ऐसे खींच के बना ले कि एक बाल भी ना हो, जेल बैक और ये और वो फलाना. गर्मी से घबराहट में औरतों की आदत होती है कि वो एकदम खींच के बाल बांध लेती हैं विदाउट थिंकिंग के सबसे ज़्यादा हेयरलाइन पर ब्रेकेज जो है वो खींच के बाल बांधने से आता है. तो बाल बांधने से प्रॉब्लम नहीं है, बाल खींच के बांधने से प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा खींच के ना बनाएं. वरना तो आप बेशक पोनी टेल बना सकते हैं, बन्स बना सकते हैं, लो पोनी, हाई पोनी, यू नो लो बन, हाई बन, बहुत सारी वेरिएशंस हैं. ब्रेड्स हैं, लास्ट टाइम हमने इतनी अच्छी ब्रेड्स बना के दिखाई थी, अगर कोई एपिसोड यूट्यूब पे देख ले तो. सो रेफरेंसेस ऑफ टाइंग योर हेयर आपके पास समर में बहुत हैं, मगर बहुत ज़्यादा खींच के हर वक्त की बात कर रही हूँ. एक शादी ब्याह में तो चलो कर लिया ना, एक आध दिन कर दफा लिया, दैट इज़ फाइन. बट अगर आप बार बार रिपीटेडली, कुछ औरतों की आदत होती है कि सारा वक्त खींचा और रोप की तरह बाल बांधा और एक कस के एक टाई होता है जो कि बहुत टाइटली वो हो जाता है. ठीक है, वो होता क्या है कि वो आपको खींच रहा होता है आपके बाल और यहाँ से आपके ब्रेकेज होना शुरू हो जाता है. सो वो नहीं करना है. अच्छा, और ह्यूमिडिटी में आप देखें मोस्टली लोगों के ब्लो ड्राइज रह नहीं रहे होते, फिर भी कम वक्त एक लड़ाई चल रही होती है कि टोंग करना है. अच्छा, अब इस साइड का टोंग किया, इस साइड का टोंग करते करते ये वाली साइड फिर फूल गई. हाँ बिल्कुल ऐसा फिर उसको दोबारा रीहीट कर लिया. मतलब आप अपने बाल खुद जला रहे हैं. खुदारा ना करें. जब आपको पता है कि ब्लो ड्राई ने ख़राब होना है, टोंग ने फूल जाना है,
आप ये काम करें ही ना। किरण, आप कुछ नहीं करो, तुम ये किया नहीं करो, केराटिन कर लिया करो जाके। या तो आप आपको या तो आप समझाएं। केराटिन करा लें, अगर आप केराटिन बहुत must है। शौकीन हैं तो आप केराटिन करा लें, वरना आप ये हीट स्टाइलिंग हर वक्त बार बार रिपीट टेलीकास्ट पे, मैंने ऐसे ऐसे देखा है दावतों में, लाइक मेरे अपने घर मतलब रिश्तेदारों के घरों में भी, कि हम दावत पे बैठे हुए हैं और तस्वीरें हो रही हैं, अच्छा रुको रुको मैं ज़रा एक दफ़ा आयरन दोबारा मार के आती हूँ। या आप हंसी जिस तरह के यहाँ भी ऐसे तो नहीं करती। मैं ये होता है ना, blow dry होता है ना। जाने से मैं पहले तो दोबारा से ब्लो ड्राई किया। मैं जाने से बहुत पहले दोबारा। ऑर्गेनिक हो गई हूँ अब। यहाँ पे तो ब्लो ड्राई और आयरन होता है, लेकिन मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ, मेरा बाल कर्ली है हाँ, तो तो कर ली मैं रहे। आम तौर पे उसको ये तो दावत normal में ऐसे ही भेजती रहती हूँ। पर ये अक्सर सुना होगा ना ना मैं अपनी डाई लड़कियों करती हूँ से। ना मैं नहीं, सुना नहीं curly। किया भी है जी। आप करती हैं और बहुत सारा आपने सुना होगा, देखा होगा कि रुको रुको मैं जरा फ्रेश आयरन conscious, करके आऊँ, हाँ। फ्रेश टॉन्ग करके आऊँ, मेरे कर्ल्स खुल गए हैं, वो रीहीट होके आपका बाल जल मैं जाता इनफैक्ट है। अपनी बेटी को डांटती हूँ, Damage हो उसको जाते हैं उसको बहुत। बहुत है कि कहीं बाजार भी जाना है तो बालों में फ्रिज नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको डांटती हूँ, मैं कहती हूँ ये गलत करिए तुम अपने बालों के साथ कि ज़रा सा ब्लो ड्राई करके तो वो जाएगी, दोस्तों से मिलने भी जा रही है, तो मैं उसको डांटती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग ना करें और कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो आपको हीट स्टाइलिंग की लॉन्जेविटी को बढ़ा दें, जिसमें सिरम है, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स आती हैं टेम्प्रेरी, ये लोगों को नहीं पता। आप ब्लो ड्राई से पहले टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा लें और उसके बाद आप अपना ब्लो ड्राई ये का नहीं स्टे पता देखें। था हमें। अच्छा, मुझे बता देना, एक दो मैं ट्राई करती हूँ Recommendation? बगैर आती केराटिन हैं, के। अच्छे ब्रांड्स में आपको मिल जाती हैं बाहर के, वो आपने इतनी सी लगानी होती है और उसके बाद आपका ब्लो ड्राई ठहरता है। अच्छा, आपने सिरम्स ऐसे यूज़ करने हैं जो एंटी फ्रिज वाले हैं, नो वो वाले नहीं बस रैंडमली कोई भी रैक से उठा लिया। आप प्रॉपर्ली देखें, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग रंगो नस्ल के सिरम्स आ रहे हैं अलग अलग किस्म के बालों के लिए। आपको क्या पता, आप समझ रहे हैं जी मैंने तो सिरम लगाया था फिर भी देखो फ्रिज आ जाता है, क्योंकि आपने एंटी फ्रिज यूज़ नहीं किया। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई सिरम कोई चीज़ काम नहीं आएगी जब तक कि आपके बाल स्ट्रेट, या तो आपने एक्सटेंसो कराया है वो तो अलग है, ठीक है, वो तो केमिकल वाले स्ट्रेटनिंग है, बट केराटिन के बगैर आपका ब्लो ड्राई मेरा तो कहीं नहीं। वो बात आपकी 100 बिस्मिल्लाह सही है, लेकिन नॉट ऑल द पीपल कैन अफोर्ड केराटिन आल्सो, एंड नॉट ऑल द सैलॉन्स आर डूइंग गुड क्वालिटी केराटिन आल्सो। मैं तो आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ तो अब इस सोसाइटी में तो ये हाल है कि बहुत सारे सैलॉन्स स्ट्रेटनिंग क्रीम्स विच इज़ एक्सटेंसो और उसको वो केराटिन का नाम दे के कर देते हैं और ख़वातीन को पता भी नहीं होता कि उनके सर पे केराटिन नहीं हुआ है, एक्सटेंसो हुआ है। तो अब जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे सर पे या मुंह पे क्या ट्रीटमेंट हुआ है, तो आफ्टर केयर आप क्या करेंगी? मेरे पास ऐसे ऐसे सर आते हैं जो कहते हैं ओ हमने साल पहले केराटिन कराया था, अब उनका बाल जो है वो यहाँ से वेवी है और नीचे से स्ट्रेट है, तो अब जो है ना वो हमारे बाल ऐसे पानी की तरह गिरे हैं। और मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ साल पहले ये स्ट्रेट है कैसे, क्योंकि केराटिन तो रहता ही 3 महीने 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहता। वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहता। दूसरा, हमारी ख़वातीन को सबसे बड़ी गलती जो केराटिन के बारे में वो एक गलत फहमी पाले हुए होती है, उनको लगता है केराटिन बाल सीधा कर देगा। अक्सर ख़वातीन आती हैं केराटिन कराती हैं, अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी का केराटिन हो रहा है, वो जाने के 2 दिन के बाद जब वॉश होता है तो हल्का सा एक नेचुरल वेव आता है आपके बालों में, वो जब जाती हैं कहती हैं ओ ये तो आपने सीधे नहीं किए। अरे भाई वो सीधे होने भी नहीं थे। बेसिकली केराटिन इज़ अ स्मूदनिंग ट्रीटमेंट फॉर एंटी फ्रिज और फ्रिजी हेयर एंड इट डिफाइंस योर कर्ल्स एंड इट डिफाइंस योर वेव्स। आप कर्ल भी कर सकते हो। नहीं, आपके कर्ल्स और वेव्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सीधे कर रहा है, और कोई भी सैलून अगर आपका बाल सीधा कर रहा है ना केराटिन के नाम पे, आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं पुलिस भेज वो दूँ, एक्सटेंसो ही कर रहा है। क्योंकि ये गलत है। अच्छा, अब ये हेयर केराटिन ही आ गया। हाँ, हाँ है केराटिन। हेयर केराटिन। हाँ, अच्छा, वही सेम ये है, अगर आप जाकर जो है हेयर केराटिन आपने कराया, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास पेशेंट आई करवा कर, और यही है बेसिकली इशू, आपको जो है ना कौन से, अब आपने जिक्र किया करा था दिया होगा। एंटी फ्रिज, नहीं हेयर केराटिन था, बहुत अच्छी जगह से करा कर आई थी और प्रोडक्ट भी मालूम था उनका, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। तो एंटी फ्रिज आपने हेयर सीरम की बात करी थी, या हेयर स्प्रे जो आते हैं उसमें आपने चेक करना होता है कि उसमें डायमेथिकॉन ना लिखा हो। जी सही है, डायमेथिकॉन अगर लिखा हुआ है तो डायमेथिकॉन इज़ एन इंग्रेडिएंट विच इज़ सिलिकॉन।
ये नाम चेंज है बस, हम सिलिकॉन की जगह डाइमेथिकॉन कह रहे हैं। तो वो जो है आपके बालों को फ्रिज आपका वक्ती तौर पे वो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके डैमेज कर रहा होता है। तो ऐसे स्प्रेस बिनिश जो है एग्री करेंगी वो एक्सपेंसिव होते हैं, जिनमें डाइमेथिकॉन नहीं होता क्योंकि वो सिलिकॉन बेस नहीं है। इसलिए वो एंटी फ्रिज हेयर स्प्रे या हेयर सीरम यूज़ कीजिए जिसमें डाइमेथिकॉन ना हो, तो वो आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बारीक अच्छा लिखा होता है रहेगा। उनकी इंग्रेडिएंट्स। पढ़ो, तस्वीर खींच के चश्मा लगा के पढ़ो। तस्वीर खींच के पढ़िए। भाई देखें, मेरी बात सुने, आप जब खाना खा रहे हैं तो आप कितना ख्याल रख रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक, वो केमिकल, ये वो। तो एक चीज़ आप अपने बाल के ऊपर पड़ी हुई है 6 घंटे तक, 8 घंटे तक उसने बाल का भी सांस रोका हुआ है, वो अंदर जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो आप हेयर स्प्रेस के ऊपर मेरी बहुत जैसे अगर मैं कभी किसी सैलून चली जाऊँ ब्लो ड्राई कराने, मेरा मसला ही स्टार्ट होता है सिरम से, शैम्पू कंडीशनर कौन सा यूज़ हो रहा है, और आखिरी में फिनिशिंग स्प्रे कौन सा यूज़ कर रहे हो। इतना कोई सड़ा हुआ, सॉरी टू से, 2 रुपए का हेयर स्प्रे यूज़ किया जाता है जिससे बाल कड़क लकड़ी टाइप्स हो जाते हैं। आप सोचें कि जो बाल को इतना स्टिफ कर रहा है और घंटों स्टिफ रह रहा है आपका बाल, वो आपके बाल के साथ कर क्या रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक अच्छा विच इज़ सर्टन केमिकल लेस वाला अगर आप हेयर स्प्रे लेते हैं, अच्छा अब ये जो हेयर स्प्रे इसकी कीमत क्या है, 600 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये में भी आपको मिल जाएगा। और जिस हेयर स्प्रेस की मैं बात कर रही हूँ जो कि बाउंस भी रखेगा, आपका बाल ब्रीदेबल भी होगा, आपका बाल स्टिफ नहीं होगा, आपका कर्ल भी नहीं खोलेगा, वो कम से कम 6000 5000। मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं एक खातून पॉलिटिकल फैमिली, मैं उनको घर पे एज फ्रीलांस मेकअप करती हूँ। मैं उनको किसी की शादी थी और मैं उनको मेकअप करने गई, ठीक है, गलती से मैं अपने बैग में हेयर स्प्रे रखना भूल गई। तो मैंने उनसे कहा कि उनके पास गाड़ी ड्राइवर था, तो मैंने कहा ये ज़रा स्प्रिंग्स से ये हेयर स्प्रे मंगवा दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने लिख के ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर ने वहाँ से फ़ोन किया कि बाजी ये है, मैं तस्वीर भेज रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटे ये है, ले आओ। कार्ड बाजी का था, बाजी को आया कार्ड पे फ़ौरन मैसेज 6,500-7 हज़ार, ठीक है। उन्होंने ऐसे मैसेज देखा, वो मैं उनके मेकअप कर रही हूँ, एकदम से कह रही है ये तुमने 7,000 रुपये का हेयर स्प्रे मंगाया है। एंड आई एम लाइक कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है। सो बेसिकली अच्छे अफोर्डेबल लोगों को पता नहीं होता कि कुछ चीज़ें महंगी ही अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, ये बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म डैमेज से बचा रही हैं। हेयर केराटिन क्यों नहीं कराना चाहिए? गर्मियों में हमारे फॉलिकल खुले हुए होते हैं, तो एक तो ये कि जजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे आप देखें कि आपका हेयर एनालिसिस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हेयर पोरोसिटी जो है वो चेक करने का जो है वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर नहीं भी है तो जो भी आपके वहाँ पर हैं इजी है, बाल तोड़ो पानी में डालो, पोरोसिटी चेक हो जाता है। एग्जैक्टली, हेयर पोरोसिटी चेक हो जाएगी। क्या कैसे होती है, क्या होता है? पानी बताइए भाई, आप नहीं आप बताएं। हेयर आपका जो बाल होता है उसे तोड़कर हम पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद जो है निकालते हैं। अगर उसमें किंगिंग हुई होती है, इसका मतलब आपका बाल इस लायक नहीं है कि वो केराटिन का केमिकल बर्दाश्त कर सके, ठीक है, तो इट्स अ बिग नो। अब जो है उसके बाद जो है वो आपको चेक कर लिया। चेक करने हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं ना, पता नहीं मैंने इंटरनेट पे देखा था, बाल तैर रहा है, अगर वो ऊपर होता है गया, ना, अगर बाल ऊपर ही तैर रहा है तो दैट मीन्स कि नहीं करना है आपको केराटिन, बाल में जान नहीं है, जान ही नहीं है। अगर वो नीचे बैठ गया दैट मीन्स उसमें वजन है, उसमें सब्सटेंस है, आप उसके ऊपर केमिकल लगा और उसके बाद अगर किंकिंग हल्की सी वेव आ रही है, किंकिंग हो रही है, तो फिर जो है जो भी आपकी हेयर स्पेशलिस्ट है वो डिसाइड करेगी कि किस लेवल का केमिकल लगेगा, मेरे बाल कितनी तो देर फ्रिजी है, रहेगा। पानी मारूंगी फौरन किंग हो जाएगी। हाँ, तो फौरन यूं हो जाएगा। हमारा बाल अच्छा है, ऐसा नहीं है कि फौरन। नहीं, वो डिपेंड करता है, आपको लग रहा है जो किंकीनेस आपको नजर आ रही है वो वाली किंकीनेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। वो नेचुरल वेव है, क्वालिटी अच्छी है, कर्ली है। एग्जैक्टली, क्वालिटी ऑफ हेयर शुड बी गुड। तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि करना है या नहीं करना है। अब होता क्या है कि आपके ओपन फॉलिकल्स हैं, आपको एक्सेस लेवल पे पसीना आता है, आपका विटामिन डी बिल्कुल ज़ीरो है, आपका विटामिन डी नीचे होने की वजह से थायराइड ऊपर नीचे हो रहा है आपको, उसके बाद आपको पसीना भी बहुत आता है, आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है, लेकिन आप चली गई केराटिन कराने के लिए। अब वो जो फॉलिकल खुलते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोग आकर कहते हैं कि ना हमने केराटिन कराया और अब हमारे बाल यूं हाथों करके गिर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली आप डॉक्टर साहब लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी पूरी आवाम से, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ सब सुन लें। मुझे ये बात बताएं कि जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं
और आपको कहा जाता है कि केराटिन मत कराओ, अभी 3 महीने के बाद करा लेना, तो क्या मौत आ रही है? सुन लीजिए, yes. क्या मौत आप आए क्यों हैं मेरे पास अगर आपको मेरी सलाह नहीं सुननी? और मैं कौन हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ और पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके हेयर पढ़कर आई हूँ, और अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो उसके पीछे वजह है क्योंकि मैंने केमिकल्स पढ़े हुए, आपने नहीं पढ़े हुए। आपको सिर्फ इस वक्त शौक हुआ है कि खाला की बेटी ने करा लिया तो मुझे भी कराना है, ऐसे थोड़ी होगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ इस तरह ट्रीटमेंट्स कराने तो आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें ताकि विटामिन डी का पता चल जाए। अरे पता है उस पे क्या सुनने को मिलता है? हाय बाल कराने आए थे, इस पर ब्लड टेस्ट का क्या ताल्लुक है? पागल हो, कौन हो भाई तुम? क्योंकि आप पैसा इतना खर्च करेंगे अच्छा खासा अगर आपके बाल लंबे हैं। नहीं, एंड ऑल्सो अनदर थिंग व्हिच आई अग्री कि समर में केराटिन अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं भी मना कर देती हूँ, बिकॉज होता क्या है कि केराटिन की जो लाइफ है ना वो बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, अब आप देखें, हम कोई महंगाई सस्ताई तो है नहीं, ठीक है, अगर आप एक अच्छी कंपनी का ब्रांड का केराटिन क्रीम मैं इनके सर पे लगा रही हूँ तो जाहिर सी बात है इट विल कॉस्ट मी एटलीस्ट 15-16,000 पर हेड। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, फिर उसके बाद मेरे एसी चल रहे हैं, तो कुल एक सर पे शोल्डर लेंथ का प्लीज़ लिख लें, सोच लें, समझ लें, 35,000 30,000 से नीचे का बिल नहीं बनता। अगर कोई आपको 15,000 में केराटिन करके दे रहा है तो या तो वो आपको उल्लू बना रहा है और या आपके बालों में जहर डाल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप एक 35-40 हज़ार का, और बाल लंबे होते हैं तो 40-45 का भी बिल बनता है, ठीक है। अब अगर आप ये केराटिन करा रहे हैं और गर्मी में वो ज़्यादा चूँकि हीट है, पसीना आ रहा है, अगेन सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। मेरे पास तो ऐसी ऐसी खवातीन आई हैं मुझसे बहुत अच्छा केराटिन करा के गई, 2 दिन के बाद जाके कोई बहुत ही सड़े हुए जो आपकी मेड यूज़ कर रही है या हाउस हेल्प यूज़ कर रही है उस शैम्पू से यूज़ कर लिया और वो सारा केराटिन बह गया गटर में। और फिर वो आई और आगे से कह रही है ये देखो मैंने इतने पैसे दिए मेरा केराटिन उड़ गया। तो मैंने तो नहीं उड़ाया, उड़ाया तो आपने मेरा मसला तो है ही नहीं, मैंने तो मेहनत करके दे दी। सो टेक्निकली केराटिन की ए आफ्टर केयर नहीं पता, प्लस बी मौसम नहीं पता। अगर आप सितंबर में कराएंगे ना तो आपको फेब मार्च तक चलेगा, 5 महीने चल जाएगा। अगर आप अभी कराएंगे ना आपको 2 महीने नहीं चलेगा। दोनों चीजों में फर्क है, बिकॉज वो जब फॉलिकल्स के अंदर जाता है, ये बातें हमें पता ही नहीं। फॉलिकल्स के अंदर जब वो जाएगा तो उसका होल्ड ही इतना वीक होगा हीट की वजह से। और मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, वेकेशन पे जाऊंगी ना उससे पहले केराटिन करा लूं। तो करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं ऐसा। मैं औरतों को कहती हूँ उधर देख बाल का क्या ताल्लुक है भाई, बाल की अपनी एक बेचारे की साइकिल चल रही है, हार्मोनल ब्लड हाँ ना, वो जरा अच्छे रहेंगे ना बाल वेकेशन पे, बाल बार बार लो ड्राई नहीं करना, बाल बेचारा किसी और स्टेज पे खड़ा हुआ है आपके हार्मोन्स को लेके, आपके ब्लड को लेके, आपकी डाइट को लेके, आपकी हर चीज को लेके, ठीक है। अच्छा वेकेशन से पहले डाइट भी होती है, उसमें भी अलग एक हेयर फॉल हो रहा होता है, फिर उसके बाद केराटिन करा लो और वो भी उससे भी हेयर फॉल। मतलब मैं कहती हूँ यार मैं और निता एक दोनों जो है भाई, मैं तो इसके ऊपर आप 2 घंटा नहीं 4 घंटा बात कर, तो दुखती रग पे चढ़ के डांस कर रही है। आई स्वेयर सो एक्यूरेट मारे हैं हमने। शी सो एक्यूरेट। हम जो हैं हकीकत पसंद है ही नहीं, हम फैक्ट्स में रहना ही नहीं चाहते। हमारे पास अगर पैसा जमा हो गया है, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके हस्बैंड का पैसा है, आपका अपना पैसा है, सब कुछ छोड़े, स्पेंड तो वाइजली करें ना। मिसाल देती हूँ, अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक खातून आई, बहुत क्रैश डाइट या आई डोंट नो जो भी इंजेक्शन लगा के वो पतली हुई होंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पहले कभी जिंदगी में मोटी हुई होंगी, क्योंकि वो किसी रेफरेंस से आई थी कि भाई ये मेरी दोस्त है, इसको अटेंड कर लो, उसको हाईलाइट्स कराने। मैंने बाल देखा, मैं एज बालों का डॉक्टर अब बन चुकी हूँ, तो मैंने बाल देख के मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेडिसिन से वीक हुआ हुआ बाल। अब मैंने 4 दफ़ा पूछा, मैंने कहा आपने कोई किसी चीज़ की हैवी मेडिसिन ली हैं जिसकी वजह से आपका बाल पतला हो गया है, यूँ हेयर फॉल हो रहा है, यूँ हेयर फॉल हो रहा है, उस पर भी हाईलाइट करानी है। तो मैंने कहा बीबी मैं इस वक्त तो आपको हाईलाइट नहीं करके दे सकती, मैं मैक्स आपको रूट एंड ग्लॉस करके दे देती हूँ, वो भी अमोनिया फ्री से। काइंडली 4 महीने तक आइएगा, ये टेस्ट करा के आए, मुझे चेक करना है क्योंकि मुझे शक है कि ये किसी मेडिसिन की वजह से इफेक्टेड में ये कम हुआ है, ठीक है। आप यकीन करें वो उस वक्त नहीं प्लीज़ कर देना, मुझे ये मेरी फलां की शादी है, मैंने कहा नहीं प्लीज़ मैं नहीं कर सकती, आप कहीं और से करवा लें, मेरा क्लाइंटल ऐसा नहीं है, दे अंडरस्टैंड मी एंड दे लिसन टू मी। चली गई वो नाराज़ होके।
जिनके रेफरेंस से थी उनको फ़ोन करके कहा भाई पता नहीं, ये तो टीवी पे आती हैं तो अपने आप को बहुत ही कुछ समझती हैं, उन्होंने तो मेरे बालों को हाथ लगाया और कह दिया तुम्हारा बाल बीमार है। तो है ना है ना, तो बोल रही हूँ बीमार है। मैंने कहा आप अपनी ये सप्लीमेंट्स लें, कुछ उसको थोड़ा सा हेल्दी करें फिर आएँ। अच्छा, उनको बुरा लग गया कि सप्लीमेंट्स दे दी, ब्लड टेस्ट कराना, बाल का ब्लड टेस्ट से क्या ताल्लुक है, ये वो। अच्छा, वो सब करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब जो रेफरेंस वाली खातून थी वो मुझे फ़ोन करके कहती हैं असल में जब से इसने ये इंजेक्शन लगा के पतली हुई ना, थोड़ी सी क्रैंकी होना शुरू हो गई है। मैंने कहा इंजेक्शन, आई वाज राइट। तो टेक्निकली लोग आपको सही हिस्ट्री नहीं देते सिर्फ इसलिए कि उनको हाईलाइट्स करानी है। Exactly, मतलब उनको यही नहीं पता कि यार एक्सटर्नली केमिकल से भी क्या क्या हो सकता है। इसी पर आने मेरा वाली बाल थी। पकड़ के देख जरा। चलो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक पे किरण के बाल बीनेश के हाथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम आपको आपके फ़ायदे के लिए ना कहना सिखा रहे हैं। आपने किस चीज़ पर ना कहना है ये आपको प्रोग्राम देख के अंदाज़ा हो ही जाएगा। अभी तो इन्होंने हमें कैरेटीन से डरा दिया, पता नहीं कौन सी वबा। नहीं, आप और डरे क्या- नहीं, देखें अच्छा, अब हम कैरेटीन से आगे तो बढ़ने दो। बालों को समझा नहीं पूरा करना शो का टॉपिक कैरेटीन कर दिया, पूरा सेगमेंट में कैरेटीन। दुआ देंगी औरतें। हाँ, ओके, अब आ जाए हम कलर पैलेट के ऊपर। अच्छा, समर्स के लिए तो कलर पैलेट एज वी ऑल नो पेस्टल्स होने चाहिए, न्यूट्रल टोन्स होनी चाहिए। दूसरे को भी beige, अच्छा लगता है whites, यार। हाँ, एक तो विजुअली अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है, सूदिंग लगता है, पहने में भी अच्छा लगता है। बट ये है कि कुछ लोग होते हैं who like wearing vibrant colors। मतलब मुझे भी आई लव वेयरिंग वाइब्रेंट कलर। तो Like me, I was about to tell you, मैं समझ में बहुत वाइब्रेंट यार पता नहीं क्या हो जाता है, पिंक येलो बट उसमें भी है ना कि you have to break the outfit। आप अगर like you're wearing a nice yellow bright vibrant color, तो you have paired it with brown pants। आप उसको ऑफ वाइट्स और न्यूट्रल टोन्स के साथ पेयर करें, जरूरी नहीं। जैसे समर्स में मैंने देखा अक्सर खवातीन बड़ी अच्छी लगती है, ब्राइट येलो पहना है अगर कलर का कुर्ता, तो वाइट शलवार विद वाइट दुपट्टा, फिरोजी पहना है, पटाखा फिरोजी, या पिंक पहना है कैंडी पिंक, तो उसको वाइट I के love साथ candy कितना अच्छा लगता इवन है। आई लव हॉट पिंक, बट आप हॉट पिंक कोट सेट नहीं पहन सकते। आप ट्यूनिक और पैंट्स दोनों ब्राइट नियोनिश पिंक होता है ना, वो भी बहुत प्यारा लगता है समर्स में। नियोनिश पिंक, नियोनिश लेकिन देखो ना, वो बिल्कुल उसे सही कहा कि वो जो पेयर अप जिस चीज से के साथ हो रहा है, वो उसको सूद कर रही है। न्यूट्रलाइज करना चाहिए, न्यूट्रल शेड्स के साथ पेयर करना चाहिए, ऑफ वाइट्स के साथ, बेज के साथ। ये नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ वाइब्रेंट शेड तो बस पूरा वाइब्रेंट ही बनना है। यू हैव टू कट डाउन द आउटफिट एंड थोड़ा सा वो बाकी सारी चीजें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। बाकी सारी चीजें सिंपल और बेसिक होनी चाहिए। इवन एक्सेसरीज बेसिक होनी चाहिए। ये नहीं कि if you're wearing a vibrant color तो एक्सेसरीज भी चंकी और वो बोल्ड होनी चाहिए। बस एक ही पूरी ओवरऑल लुक में एक चीज वाइब्रेंट हो, द रेस्ट ऑफ द स्टफ हैज टू बी न्यूट्रल एंड मिनिमल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए समर्स में। हमने ऑलरेडी डिस्कशन की थी इस पे। ऑब्वियसली डार्क कलर्स इवन रात में भी अगर कोई गैदरिंग है या कहीं रात में तो दे डोंट अब्सॉर्ब हीट ना, बिकॉज़ अच्छा, तो आराम से डार्क पहन। इफ यू आर इन दिस लाइक इन द सन तो ऑब्वियसली हीट अब्सॉर्ब करेंगे डार्क शेड्स। ये तो साइंटिफिकली भी हमने बचपन में पढ़ा था ना कि डार्क कलर्स अब्सॉर्ब हीट। तो वो ऑब्वियसली जब हीट अब्सॉर्ब करते हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग हॉट, यू स्टार्ट स्वेटिंग, यू स्टार्ट स्मेलिंग बैड। तो बस ये कि डार्क शेड्स अवॉइड करने चाहिए एंड यू शुड गो फॉर न्यूट्रल टोन्स, पेस्टल टोन्स। एंड अगेन अगर वाइब्रेंट कलर है तो पेयर इट विद अ न्यूट्रल टोन। अच्छा, अब अगर जैसे कोई ब्लैक कलर किसी को पहनना पसंद होता है और उसको लगता है उस शख्स को कि वो जरा दुबला लग रहा है उसमें, तो ब्लैक कलर के साथ व्हाइट दुपट्टा ले लें, वाइट कर लें और व्हाइट वाइट के साथ शलवार पेयर कर लें या कुछ ऐसा। एंड अगेन अगर आपने पहनना है तो फिर यू हैव टू बेयर द हीट। अच्छा, अब जैसे बहुत सारी खवातीन अबाया पहनती हैं, ठीक है, अब वो तो ज्यादातर ब्लैक में ही हो रहे होते हैं। नहीं क्या हो गया, आए तो नहीं, हर कलर में मजे के वो कलर्स। तो हम पहनते हैं ना जब उम्रे वगैरह पे जाते हैं, मेरे पास तो हर कलर का है। लेकिन एक आम औरत जो है वो ब्लैक प्रेफर करती है। आप देखें आपको ज्यादातर ब्लैक प्रेफर। बिल्कुल। बट वैसे तो अब बायास भी काफी ब्रीदेबल फैब्रिक्स में आ गए हैं, बिकॉज अब हज और उम्रा समर्स में होता है तो समर्स के लिए यू नीड अ ब्रीदेबल फैब्रिक। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि अबाया हर फैब्रिक में लॉन के अबायास इतने अच्छे मिल रहे हैं। लॉन के अबायास पहन ले। जैसे मैंने हज पे लॉन का अबाया सिलवाया था वो ब्लैक कलर का, क्योंकि वो सी थ्रू ना हो, मगर वो इतना कंफर्टेबल था कि इतनी गर्मी में वो लॉन का अबाया और थोड़ा ढीला था, ढीला, ये फिटिंग नहीं थी,
तो वो बहुत बात ये भी प्रैक्टिकल होती है ना कि इफ यू आर वेयरिंग लूज फिटेड आउटफिट्स तो उसमें आपको इतनी गर्मी नहीं लगती। इवन इफ द कलर इज ब्लैक आपको नहीं वो बुरा लगता है बिकॉज इट्स लूज फिटेड। अबाया तो वैसे ही लूज होते हैं, तो हवा अंदर बाहर हो रही है, इट्स एयरी, इट्स ब्रीदेबल, तो वो सही लगता है। हाँ, तो लेकिन समर्स में प्रिंटेड ज़्यादा चलता है या प्लेन? आजकल तो प्रिंटेड चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल प्रिंट। हाँ, आजकल तो कोऑर्ड सेट्स पे डिजिटल प्रिंट चल रही हैं, यू नो, इट्स ऑल अबाउट प्रिंट। आई थिंक छोटे प्रिंट्स हों, Fashion- नॉट बिग प्रिंट्स। फैशन जस्ट पोल्का डॉट्स इज सो मच इन फैशन। यस, हाँ, बहुत देखा है। हर जगह इट्स ऑल अबाउट पोल्का डॉट्स। ऑलवेज लुक गुड है ना? अच्छा और लगता है। पुराना है ये फैशन। बिल्कुल। दोबारा मेरी अम्मा भी साड़ी पहनती थी पोल्का डॉट्स का, अब दोबारा से इन हो गई। समरी वाइब देती है ना पोल्का डॉट्स। अगेन अगर पैंट्स पोल्का डॉट्स हैं तो आप टॉप काइंडली पोल्का डॉट्स ना पहने। मिक्स एंड मैच। टॉप है तो पैंट्स ना पहने। आई जस्ट हेटेड व्हेन पीपल यू नो बिग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं टॉप टू बॉटम। थोड़ा सा आपको सोच समझ के ड्रेसिंग करनी चाहिए समर्स। बहुत सेट्स वगैरह। लेकिन आजकल वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पोल्का डॉट्स के साथ अलग अलग कलर्स को अटैच किया जा रहा है। पिंक है, वाइट है, ग्रे है, ग्रीन है, येलो है। वो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कोई एक चीज़ कमीज या शलवार में से दोनों में से कोई एक चीज़ है। राइट है। हाँ। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट है तो उसके साथ कुछ कलर। I've just recently ordered brown के ऊपर white polka dots from Zara. So they have this polka dot collections. तो उसमें brown base लेकर था, आई हैं lawn फिर ice blue Lawn polka में? dots थे, baby pink polka dots थे with the brown base. So they have amazing collection. Yeah, they have really good stuff. आजकल तो balloon pants भी they're so much in fashion. ये और कितनी अच्छी है वो, कितनी आरामदेह। आराम से सूट भी करेंगे आपको आप? नहीं, तो? मुझे नहीं सूट करेंगी। नहीं हालांकि टॉल पेयर शेप बॉडी के लिए नहीं है। हाँ, they make you look wide. यस। ओके। हाँ, मुझे क्योंकि फूली भी आती है। है। और volume है ना। अगर मेरा दिल चाह रहा है पहनने का तो मैं इसको कैसे पहनती हूँ? लॉन्ग शर्ट। हाँ, एग्जैक्टली। मेरे यहाँ तक हो शर्ट या अंदर क्रॉप टॉप नहीं, फिटेड टॉप हो और ऊपर एक कोई हल्का सा कोई जैकेट हो या कोई मतलब अच्छे कपड़े Upper की कुछ ऐसे अपर हो long सा। जो मेरे हिप्स कवर कर हाँ, वो भी अच्छा। दे, तो मैं शौक पूरे Tie कर a scarf सकती हूँ। also. हाँ, With the body suit, Exactly. balloon pants and tie a scarf. Yes, So, but that good will idea. highlight your hip part, the scarf. So people who have a pear-shaped body, उनको scarf avoid करना चाहिए because you're basically highlighting that portion of your body. अच्छा, लेकिन जब मैं स्कार्फ पहनती हूँ ना तो वो मैं क्रॉस में पहनती हूँ। तो जब मैंने देखा है, जब मैंने स्कार्फ पहना है तो वो मेरी अगर और मैंने क्रॉस में बांधा है, यहाँ एक गिरा बांध के उसको क्रॉस में डाला है ना, तो Slanting मैं diagonal. हाँ, तो मैं मेरी स्लीक लुक आई है। तो वो स्कार्फ बांधने से भी तरीका है। ड्रेस पे चल जाए। ड्रेस पे चल जाएगा। हाँ, पर बलून पैंट्स के लिए ऊपर कवर करना इज मच बेटर। पेयर शेप बॉडी वाला। वो कर करके आप देखेंगे, आप शीशे में खुद ही आप अपने अच्छे Styling को आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। और पिंटरेस्ट भी हेल्प करता है। और फिर हर वक्त तो आपको मॉर्निंग शो पे डिजाइनर नहीं मिलेगी ना। ये अच्छा क्या है, अनवॉश्ड स्वेट ऑन स्किन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना पसीना आता है, जब वो सूख जाता है एसी में और पंखे में बैठते हैं, फिर वो परफ्यूम लगा लेते हैं। फिर जब जाते हैं बाहर तो वो जो एक मिक्स्ड स्मेल होती है ना, परफ्यूम से भी चिढ़ हो जाती है और वो पसीना तो बैक्टीरिया आपका बन गया। ऑलवेज वॉश योरसेल्फ। एक बॉडी शावर ले लें आप। बॉडी शावर कहीं आप गए हुए नहीं ले सकते, वैसे ही गर्दन पे जैसे हम वुजू कर रहे होते हैं, बिल्कुल। पानी से थोड़ा सा जो स्वेट चिपका हुआ सूखा हुआ है उसको हटाइए, फिर बेशक लगाइए आप जो भी आपने परफ्यूम लगाना है। हकीकत है। खुदा के लिए पसीने के ऊपर कोई चीज़ ना लगाइए। पसीने के साथ मतलब mix हमारा मजहब कहता है सफाई में ईमान है। वो किधर चली गई यार चीज? मतलब ये क्यों ऐसा कर? बहुत कराची में फॉलो नहीं होता वो निस्फ़ ईमान। कराची क्या मतलब कराची like, क्या ओवरऑल कुछ भी नहीं है। ओवरऑल हर जगह ही कोई कह नहीं रहा कि आप जाके दोबारा से नहाएं, ना नहाइए। आप कम से कम वॉशरूम जाके थोड़ा सा गीला कर लें, साफ कर लें, वो पसीने को हटाएं, परफ्यूम लगा लें। आप 2-3 घंटे आपके और अच्छे से गुजर जाएंगे। Then आप ये इमेजिन करें किसी ने जॉर्जेट पहनी हो और उसके साथ ये सब कुछ। आई हैव बीन विद पीपल who are wearing georgette, who are outdoors, फिर वो indoors आते हैं, they start smelling so bad and they don't realize that they're smelling bad. लोगों को ना पता नहीं चलता। मेरी नहीं एक पता बहुत चलता। करीबी रिश्तेदार, शी इज़ वेरी प्रिटी, इतनी प्यारी, दिखने से ही लगता है साफ सुथरी सी। वो जॉर्जेट के अलावा कुछ कभी पहनती नहीं थी। पूरे खानदान में मशहूर हो गया, अल्लाह उनमें से कितनी स्मेल आती है, अल्लाह उनमें से कितनी स्मेल आती है। अब उन बेचारी में से स्मेल इसलिए आती है कि वो जॉर्जेट के अलावा कुछ और पहनती नहीं, क्योंकि उनको इस्त्री ना करनी पड़े, उसमें चुन्नटे ना पड़े, सुस्ती में अच्छा जी टंगा हुआ है तो वही पहन लिया। पर आपका इमेज एक बिल्ट हो रहा है हर जगह, आपके पीछे लोग
बात कर रहे हैं कि हाय हाय उनमें सिर्फ स्मेल आती है, आप में चाहे से वो आपके खुशबू ऑफिस ना में हो आए। चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, वो इसीलिए आ रही है ना कि जैसे ये बता रही है कि आपने कपड़ा सिंथेटिक पहना हुआ है। खुशबू आए ना आए, बदबू नहीं आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, अवॉइड ऑयलिंग बिफोर गोइंग समवेयर। अक्सर लोगों को होता है ना, शाम में दावत है, अभी तेल लगा लिया, नहा के निकल जाएंगे। हाँ, तो वो सर्दियों में तो अगर हल्का तेल रह जाए तो इट्स फाइन, मगर गर्मियों में अगर आपके स्कैल्प में तेल रह गया तो आपके चिकनाई, आपका स्कैल्प में बैक्टीरिया अलग डेवलप हो रहा है पानी और तेल मिलके, और मतलब इट्स अ बैड फिर आइडिया। ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं उसी में ये oil। और वो गंद उसी हो को रहा है। बैलेंस करने की तो, कोशिश कर रहे हाँ, होते हैं अल्टीमेटली। प्लीज़ जिस दिन आपने कहीं जाना है आपने ऑयलिंग नहीं करनी है। ओके। That is it. क्योंकि ऑयलिंग उतारने के लिए भी आपको इतनी दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है कि आपकी स्कैल्प में खारिश हो जाती है। मैं तो अगर ऑयलिंग करती हूँ तो मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं शैम्पू करती, मैं एक ही दफ़ा करती हूँ और अच्छे से पानी से जाग बना के टाइम लेती हूँ उसको वॉश करने में, बजाय इसके कि मैं और ज़्यादा शैम्पू डालूँ। और वही वाली बात कि फिर मैं इंतज़ार करती हूँ कि अच्छा इस दफ़ा नहीं उतरा शैम्पू, तो जो अगला मैं शैम्पू वॉश करूँगी वो भी मगर डीप मैं- होगा। हाँ, Oil, हाँ। अच्छा, बेसिकली इसका एक छोटा सा टिप है कि आप जाते ही पहले ना तेल वाले सर को पानी में ना डालें। ओके। आप पहले 2-4 मांगे निकाल के शैम्पू को अंदर डालें और फिर थोड़ा सा पानी लेके उसको पहले स्कैल्प को वो करें। तो उससे क्या होगा कि जब आपका पानी की मिकदार कम होगी, बाल गीला नहीं होगा और शैम्पू वहाँ पे जा रहा होगा, तो उसके अंदर क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं, वो फटाफट ऑयल को जो है ना वो निकाल देते हैं स्कैल्प से। बजाय इसके कि लोग क्या करते हैं, शावर में जाते हैं पहले पानी डाल देते हैं, तो पानी और तेल मिल जाता है तो फिर शैम्पू बेचारा कुछ भी कर ले वो हल्का सा रह जाएगा। वेरी गुड टिप। अब तक तो हम गलतियां ही कर रहे हैं। स्टाइल गुजार रहे थे हम तो। तुम बुढ़ापे में हमें सीधा करने आई हो हैं? आप लोग मुझसे अच्छे सवाल पहले पूछा करें, कहा मैं थी आपको इतना तुम। ज्ञान दूंगी, इतना ज्ञान सच्ची दूंगी। में? हमारा तो वो रूटीन पागल हो गई मैं, घिस घिस के सर गीला कर ना, कर ना, 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 ना। के शैम्पू तेल भी में लगाना है, बाल अच्छे बाय रहें। डिफॉल्ट ही होता है कि सर सीधा गीला सीधा किया शावर में फिर चले- shampoo। नहीं, जिस दिन तेल लगाती हूँ मैं पहले अपने ड्रेसर के सामने खड़ी रहती हूँ, मांग निकाल के थोड़ा थोड़ा शैम्पू लगा के हल्का सा बेसन से पानी लिया, उसको पहले इमल्सिफाई किया, उसके बाद आप शावर पे जाएं और फिर आप और थोड़ी सी वो करें, मसाज करें बस। फिर जाके वो जो निकलेगा वो एक शैम्पू में ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। ये देखो जरा, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 दफा तो ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा बाल वही कह रही हूँ एज के साथ साथ फ्रिजी हो रहा है, तो मुझे उसकी फ्रिज कंट्रोल करने के लिए इस तरह ख्याल करना नहीं, एंड पड़ता है। ऑल्सो योर स्कैल्प नीड नरिशमेंट्स। ऑयल बहुत नरिशिंग होते हैं, तो जितने भी सैलून वाले अगर कह रहे होते हैं कि जी ऑयल ना लगाएं, वो मुझे समझ नहीं आ रहे होते वो क्यों कह रहे होते हैं। प्रॉब्ली लेफ्ट बिकॉज ओवर ऑयल डैमेजिंग नहीं होता, लाइक आपके पोर्स ब्लॉक्ड होते हैं, फिर हैव ऑयल इन योर हेयर। ऑयल की नहीं, मैं और आप नॉर्मली ऑयलिंग आप एक वॉश सोचे के बाद कह रही हूँ। इनकी सुनने के बाद जिस दिन मैंने शावर लिया होता है ना, जिस दिन मेरा स्कैल्प साफ होता है, मैं उसी दिन ऑयलिंग करवाती हूँ। हाँ, ये लोग last time शावर लेने से पहले बिल्कुल। कहते हैं अच्छा अब तो That is a नहाने big जाना ही mistake है। also. मैं इन लोगों को सुन के पहले मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार होती थी। फिर मैंने इनकी सुनी कि भाई जब आपने ऑयलिंग करनी है आपका स्कैल्प साफ होना चाहिए, तो उस दिन वो मेरा ऑयलिंग का दिन होता है। कि यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट है, अच्छा किचन में काम किया, पसीना आ गया, चलो थोड़ी सी ऑयलिंग करके फिर शैम्पू कर शैम्पू, हाँ, अब नहाना तो है ही ना। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं कि ऑयल लगाया, किचन में काम किया, पोर्स खुले तो ऑयल भी अच्छा से अंदर पेनिट्रेट किया। ओए। नहीं, क्यों हम तो चाह रहे हैं कि वो ऑयल अंदर जाए। जो किचन में धुआं जाएगा वो मसाले भी तो हैं। फॉलिकल ओपन हो रहा है ना, फॉलिकल, तो उसमें सारी गंदगी सेम जैसे हमें एक्नी होती है ना फेस पे, आपके स्कैल्प में भी वो जो फॉलिकल है वो ओपन हो जाता अच्छा, एक सैलून ऑयल में लगा के भी एसी में बैठे। सैलून्स में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती थी कि आपने ऑयलिंग करवाई या कुछ करवाया तो वो स्टीम्ड जो हॉट टॉवल वो करते थे, या फिर वो पर्मिंग वाला क्या कहते हैं उसे, डब्बा क्या कहते हैं वाला जो हीट वाला, उसमें बिठाते थे। वो सही था बट क्या? हॉट टॉवल कर लें। और टॉवल कर सकते हैं, लेकिन वो जो हीट आपको स्कैल्प पे दे रहे वो सही नहीं हैं है। दैट इज नॉट गुड। हॉट टॉवल इससे कि वो फॉलिकल ओपन कर रहे हैं ना, आप तो अपने फॉलिकल को खोल रहे हैं ऑयल लगा करके, आओ बाहर आ जाओ, तो ऑल बाहर गिरेंगे। अब ऑयल लगा के भी हम एसी के रूम में बैठे हैं। इसी के रूम में ना बैठे नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे, नॉर्मल कौन रहे, सी आप अपना मुसीबत काम आ ये गई। नहीं कि ऑयल लगा के आप जिम चले गए एक्सरसाइज करने। ये पसीना तो निकलो। मैं जिम में जब लड़कियों को तेल वाले बालों में देख रही होती हूँ मैं कहती हूँ क्या करें। तो कर रहे होते हैं। हाँ, नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। देखो ऑयल और जिम भी खुदा के लिए नहा के जाया करो। जैसे हम गर्मियों में। नहाने और ब्लो ड्राई करने और स्टाइलिंग को इतनी इज्जत देते हैं ना बालों के लिए, तो उसी तरह ऑयलिंग भी एक प्रोसेस है। जैसे हम नहीं कहते खाना खाना है, बैठ के खाओ, पानी पीना, ये करके खाओ, तो उसी तरह तेल लगाना है तो उसके भी मैनर्स हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तरीका ओके, है। ये क्या है? माइक्रोडर्माब्रेशन। हर चीज को ही ना कह रही है क्या? वो बंद कराएंगी क्लिनिक का दरवाजा? नहीं बहुत सारी साइड के करेंगे। ऊपर भी होगा। माइक्रोडर्मेब्रेशन क्या है कि आपकी फर्स्ट लेयर जो है वो पील ऑफ, अच्छा माइक्रोडर्मेब्रेशन भी एंड केमिकल पील आल्सो, Oh yes. बोथ ऑफ देम। शुक्र है, मैं अभी करवाना सोच रही थी। No, no, Both no. of मैंने कहा चलो इस दफा वेकेशन पे जाऊंगी तो माइक Oh my God. पील करा के जाऊंगी। नेवर डू दैट। मैं सोच रही थी। नो, माइक्रोडर्मेब्रेशन और केमिकल पील अगर आपको करानी है, आप वेकेशन से जाने से कम 6 to 8 वीक्स बिफोर कराएंगे। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी जिन्होंने मेरी लास्ट टाइम पीलिंग की थी। जब मैं वेकेशन पे जा रही थी तो उन्होंने मुझे रोका, कह रही जब वेकेशन से आ जाओगी एग्जैक्टली, तब आप बताना, उस वक्त कराइए, तब बिल्कुल। कराना माइक्रो बिल्कुल, ये क्या बिल्कुल ऐसा ही है, पीलिंग, peeling। केमिकल पीलिंग। हाँ। केमिकल पील हो, माइक्रोडर्मेब्रेशन हो। माइक्रोडर्मेब्रेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें या तो डायमंड्स लगे हुए हैं या क्रिस्टल्स हैं। आपकी फर्स्ट लेयर स्किन निकल रही है, पील ऑफ हो रही है, आपकी सेकंड लेयर निकल रही है, आपकी थर्ड लेयर निकल रही है। हाँ। जब तीनों लेयर्स निकल जाएंगी तो आपकी सेफ्टी लेयर तो कोई नहीं रही। आपने थोप के सनब्लॉक लगाना है, आपने फिक्स्ड इन्वायरमेंट में रहना है, 3 से 5 दिन कुकिंग नहीं करनी है, अपनी स्किन को हील होने के लिए टाइम देना है, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। सेम गोज़ फॉर द केमिकल पीलिंग। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी सेकंड डे थर्ड डे से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, अच्छा चले जाओ कोई बात नहीं, अब हमने डाइल्यूशन अच्छा किया है, ये किया। नो, आपको जो है आपकी स्किन को ही अंदर से स्किन रीजनरेट अच्छी हो रही है, ठीक है। चाहे आपने कोई सी भी ग्लाइकोलिक कराई है, एथिलिक कराई है, ग्लूटा कराई है, वॉट एवर पील यू हैव टेकन दैट, आपकी देखें 3 की 3 लेयर्स निकल रही होती हैं, सही है। टू सम एक्सटेंट थर्ड लेयर भी आपकी निकल रही होती है। क्यों? अंदर से, ताकि अच्छी स्किन आएगी ना, जब आपके ऊपर से रिमूव करेंगे तभी अंदर से आएगी। एंड दैट टेक्स टाइम, इट टेक्स 6 to 8 वीक्स। Process. इट्स अ प्रोसेस। मैं तो इवन कहती हूँ कि अगर आपने केमिकल पील करानी है, आपने माइक्रोडर्मेब्रेशन लेना है, आपने किसी सूरत ना स्विमिंग करनी है ना चूल्हे के आगे आप हर सूरत सनब्लॉक SPF 100 लगा कर जाएंगी। नहीं तो केमिकल पील और माइक्रोडर्मेब्रेशन आपकी स्किन के लिए है ही नहीं। अगर आप इनको फॉलो नहीं कर सकते ना, अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करते, टेक सम अदर ट्रीटमेंट। तो आपकी मेकअप एटलीस्ट आफ्टर 72 आवर्स, 4 दिन के बाद, कोई भी चीज़ 3 दिन। अच्छा। ओके। 4 डेज के बाद। हाँ। तो ये चीज़ें बेस्ट रिकमेंडेड स्किन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वैसे? For summers. और समर्स हाइड्रा फेशियल हाइड्रोफेशियल बेस्ट, स्किन PDRN इज बेस्ट। आप स्किन PDRN ले सकते हैं, आप हाइड्रा PDRN मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल, ये आप ले सकते हैं। इट्स दे आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स। उससे ना सिर्फ स्किन आपकी बहुत अच्छी अंदर से जो है ना नरिश भी होती है और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है और लॉन्ग टर्म भी होता वेकेशन है। पे जाने से पहले हो सकता है ये? बिल्कुल ले सकते हैं, धूप व्हाई में? नॉट, व्हाई नॉट। देखिए धूप में तो Hydra facial, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको सनब्लॉक लगाना मस्ट है, ओके। मस्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये भी कि आपने आज पॉलीन्यूक्लियोटाइड कराया, आपने आज लिया है हाइड्रा फेशियल, एटलीस्ट 3 डेज के बाद आप ये करेंगे। 3 डेज कोई भी ट्रीटमेंट होने दा, स्किन का, हेयर का, आपको 3 to 5 डेज उसको बहुत पैम्पर करने की नीड होती है। चाहे देखिए उसमें सैलून ट्रीटमेंट्स आ जाएं, उसमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आ जाएं, एनी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट है वो 3 to 5 डेज उसकी अपनी जो है एक रिक्वायरमेंट है, उसको फॉलो करें। हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसलिए अच्छा है कि आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है, आपकी स्किन जो है वो प्लम्प अप अच्छा होती है, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सन ब्लॉक मस्ट है, आपको SPF अप टू 70 to 100 लगाना ज़रूरी होता है, जो भी आपकी स्किन के लिहाज से हो, जो भी आपकी स्किन टाइप है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो किस चीज़ को भाई नो कहना है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। वैसे तो दिल चाहता है गर्मियों में हर चीज़ को ही नो कह दे, चिड़चिड़ाहट इतनी हो जाती है। लोगों को भी नो कह। हाँ, लोगों को मैं तो सोच रही थी आज शो को भी नो कह दूं। वो तो हमारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की तो यहाँ आ गई। कभी कभी नहीं दिल कर रहा होता दावतों में जाने का, तैयार होने का, मेकअप करने का, कपड़े पहनने का गर्मियों में। उफ, पता नहीं कौन लोग हैं। हाँ, कि रोज नहीं, लेकिन मत नो कहा करें भाई, मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और खबर सोचा मेरे शो पे नहीं आने। नहीं मैं आई ऐसे कभी हम सोच भी सही सकते हैं नो कहने का। आप बुलाएं और हम ना आए। हाँ, लेकिन मैं तो बहुत बोलती हूँ। हाँ, नहीं लेकिन हम फिर आपको बुलवा लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एक नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे दिन। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? कट्स। ओके। कट्स अगेन लूज फिटेड आउटफिट्स, हाँ। बॉडी हगिंग आउटफिट्स नहीं पहनने चाहिए। एक तो हाँ। अनकंफर्टेबल
गर्मी लगती है। बेचारे मर्दों के लिए भी कुछ बता दो। मर्दों की डिजाइन भी हमने करनी है, मर्दों की तो वही टिपिकल होता है ना, कॉटन लिनन या स्मार्ट लगते हैं, कॉटन कॉटन लिनन शॉर्ट्स आती हैं वो पहने। शॉर्ट्स पहने, बट लिनन इज द बेस्ट फैब्रिक फॉर मेन। हाँ, कॉटन लिनन शॉर्ट्स बहुत मजे की होती है, पैंट्स लुक सो नाइस, बटन डाउन शर्ट्स। मर्द तो सॉर्टेड है, उनके लिए लिनन है। बेचारे मर्द जो है ना, उनके पास पहले वो कपड़ा नहीं था। मैंने नहीं देखा नाना दादा को कुर्ता पजामा के अलावा उन्होंने लिनन पैंट कॉटन का मलमल के कुर्ते वुर्ते पहन लिए, बस ठीक है। लेकिन मलमल के कुर्ते और ये पहनकर ऑफिस तो नहीं जा सकते थे ना, लेकिन अब लिनन पैंट्स आ गई लिनन हैं, शर्ट्स आ गई, लिनन पैंट्स आ गई हैं, इतना मजे का ब्रीदेबल मजे का फैब्रिक होता है, कलर्स इतने अच्छे ऑफिस होते पहन के हैं, जा ऑफिस सकते पहन के हैं। जा सकते हैं, स्मार्ट कैजुअल अच्छी प्रेजेंटेबल लुक आती है इसमें। हाँ, तो मेन आर सॉर्टेड, उनके लिए Men are sorted वैसे भी। I see men when in summers in shorts, I get so jealous. उनका एक कलर पैलेट They are already sorted. रिपीटिंग दोस कलर्स, ये तो हमें मसले होते हैं ना, हम कलर्स रिपीट नहीं कर सकते, हम कट्स रिपीट नहीं कर सकते, तो मेन तो दे आर सॉर्टेड नाइसली। हाँ। हमारे इश्यूज होते हैं। नहीं तो वो मर्द भी तो किसी चीज को ना कहे ना, वो किस चीज को ना कहे कॉटन गर्मियों को में। आई थिंक कॉटन मोटे की जगह cotton। लिनन मुझे लगता है समर्स में मेन को यस बोलने की ज़रूरत है। जो नए पेस्टल कलर्स इन हुए हैं, जैसे बटर येलो है, पाउडर पिंक है, हमारे मर्दों को नए कलर्स की आदत नहीं है। आई थिंक बट द यंगर जनरेशन इज एक्सपेरिमेंटिंग, वो ये कलर्स पहन रहे लेकिन हैं। वो मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ कि उनको समर के कलर्स अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि क्योंकि उन्होंने ना क्या किया हुआ है कि ये बटर येलो ये तो औरतों का कलर है, ये powder pink, पाउडर पिंक ये तो pink से औरतों का पहनते कलर है। हाँ। ये तो वो जेंडर वो उसकी वजह से लाइलैक पहचान बहुत बन गई। अच्छा कलर लगता है लिनन में, बट वो भी कहेंगे ये मर्दाना नहीं है। हाँ, नहीं मर्दों को वैसे फिटेड जीन्स को नो कहना चाहिए। That's a big no for everyone. Skinny jeans, so big no for everyone. तंग पजामों वाली बिल्कुल नहीं पहने। Summers, winters दोनों ना पहने आप। पजामे और सॉरी टू से तंग शलवार कमीज आल्सो दे लुक रियली बैड ऑन मैन। अच्छा, वो समर्स उनको वो देख जो- के हमें गर्मी Even the सलवार के अलावा ट्राउजर्स, trousers also look really off. लेकिन वो थोड़े ढीले वाले चल रहे हैं ना आजकल आजकल। वाले अब चल रहे हैं क्यों? बिल्कुल वो क्या बात वो कर रही हैं, लड़कों में फर्शी शलवार आ गई है। क्या बात कर रही है, फैशन कहाँ पहुंच गया है? Plazos आ गए हैं, loose flared जो आप कह रहे हैं, they're called plazos. And they तो look वो so लड़के पहने हैं, they cool. look so Some cool. boys are carrying फर्शी शलवार्स with little shorter shirts. खान को देखा था प्लाजो के लग रहे हैं। इसको वो धोती शलवार जो वाली, होती है, हाँ। that looks really nice. हाँ, वो पहनता है बहुत है ना, वो शौक से। ढीले ढीले से। औरतों के लिए तो हमेशा के लिए वही कट्स होते हैं, लूज ट्यूनिक्स हैं, लूज फ्लेयर प्लाजोज हैं, फर्शी शलवारें हैं, ये बलून पैंट्स, अब तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में बलून पैंट्स चल रही हैं। इवन दो दे हैव अ बिट ऑफ वॉल्यूम, बट अच्छा लगता है। आई मीन जरूरी नहीं हर वक्त एक स्लीक लुक आनी चाहिए। एक वो मुझे बड़ी अच्छी लगी पैंट्स, उसमें बहुत अच्छी हवा जाती है। वो जो मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो यहाँ से यूं होती है और ये यूं कटी हुई होती है। वो भी हाँ, अच्छा, बलून की टेढ़ी एक और कटी होती है वेरिएशन ना। है, बलून पैंट्स की एक और उसमें वेरिएशन भी है। मोटी नहीं लगी मुझे। नहीं लगती होगी निदा। वो चलने में बड़ी प्रॉब्लम करती है। वो चलो ना तो वो बीच का जो साइड है ना, वो नीचे गिरी हुई होती है। वो अक्सर चप्पल में आती है, मैंने ये नोट किया था। वैसे मैंने एक तो दो बेस्ट पहने हैं थी designer। ट्यूलिप शलवार बिकॉज इट हैड अ कट, तो वो तो इतनी एरी थी कि उसमें से तो हवा आपकी, लेकिन नहीं ऑब्वियसली भाई, अगर कहीं बैठे और वो एयरीनेस प्रैक्टिकल नहीं थी। अजीब सा कुछ हो जाए, हाँ, इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट बलून पैंट्स फॉर समर्स। बलून पैंट्स पहने, शलवार पहने, सलवारें ढीली ढीली। अवॉइड स्ट्रेट फिटेड Skirts are ट्राउजर्स। back. Skirts are back. Skirts के ऊपर आजकल तो कुर्तियाँ पहन लो। आजकल तो बहुत सारी लड़कियां जो अबाया भी पहन रही पहनती हैं, हैं, हाँ। वो स्कर्ट्स और लॉन्ग ड्रेसेस, वो बड़ा बहुत स्मार्ट ड्रेसअप होती हैं। अक्सर कुछ ब्रांड्स भी खुल गई हैं पाकिस्तान में जो मैं देख रही थी, हाँ, कि वो बहुत पूरे ज़्यादा। अबाए के साथ और बड़ी बहुत अच्छी कवर्ड, और वो एक अरेबिक स्टाइल के जो कपड़े हैं वो बेल्ट के साथ पहन लिया, वो भी एयरी हैं बहुत, वो अच्छे लगते हैं। आपकी एंकल लेंथ ड्रेसेस होते हैं, दे कवर योर बॉडी, वैसे भी सही होते हैं, मॉडेस्ट भी हैं, एग्जैक्टली। तो आई थिंक सही रहता है। कफ्तान्स चले थे। कफ्तान, वो भी बड़े इन्होंने ही कुर्ते बनाए थे, मैंने इतने इनके बना पहने के हैं। भेजे थे, बट ये वन पीस काफ्तान्स वर रियली इन फैशन और इतने कंफर्टेबल थे। वन पीस पहनो, नॉट ट्राउजर्स, और थोड़े ढीले भी होते हैं तो वो एयरी भी होते हैं, वो बहुत अच्छे भी लगते हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं। खुले और खुले। ना चाहते हुए भी आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग कर रहे हैं। हाँ, यू नॉट बिल्कुल रिवीलिंग योर बॉडी, आप लूज फिटेड ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये सारे ना आपके फायदे के लिए थे, हर बात पे भी ना अच्छी नहीं लगती। अब वीकेंड पे ऐसा ना हो कि अब हर चीज़ पे ना 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 कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।